इस अकेडमी प्रतियोगिता की शुरुआत। अकेडमी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के 2 चरणों के खत्म हो जाने के बाद तीसरा चरण शुरू होता था, जिसे फाइनल भी कहा जाता था। इस चरण में पहुंचे सभी 50 योद्धाओं को 5 योद्धाओं की कुल 10 टीमों में बांट दिया जाता है, जिसके बाद उन 10 टीमों को 2 ग्रुप में बंटा जाता है। दोनों ग्रुपों में अब क्योंकि 5 से 5 टीमें होती, इसलिए सभी टीम्स को अपने ग्रुप के सभी 4 टीम्स के साथ मुकाबला करना पड़ता था। सभी टीम्स के 4 मुकाबले खत्म होने के बाद दोनों ग्रुप के नंबर 1 की टीम के सभी योद्धाओं को ही टॉप 10 योद्धा कहा जाता था, जो को इस प्रतियोगिता का विजेता होता था। इसके अलावा मयंक और भी बातें पता चली थी, जिसमें उसको पता चला कि जब अकेडमी में आयोजित ये प्रतियोगिता खत्म हो जाती थी, तब उस प्रतियोगिता के विजेता यानी टॉप 10 योद्धाओं को बहुत सारा रेशर्स मिलता था, ताकि वो सब अपना साधना बढ़ा सके और उसको बेहतर कर सके। इसके अलावा उन्हें इस अकेडमी के मेन ब्रांच में भी जाने का मौका मिलता था, जहां पर वो योद्धा और भी शक्तिशाली बनते थे। मयंक को यह भी पता चला कि पिछली बार के हुए प्रतियोगिता में मयंक के बड़े भाई शशि और श्रवण ने अपना साथन टॉप 10 में बनाया था, जिसके बाद वो दोनों ही और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अकेडमी के मेन ब्रांच में चले गए थे। मयंक अपने बड़े भाई के बारे में सुनकर उनकी यादों में खो गया। उसको अभी भी अच्छे से याद था कि जब वो छोटा था तब उसके भाई भी उसके साथ ही रहते थे, लेकिन फिर वो कहीं पर चले गए थे। लेकिन मयंक को तो ये पता नहीं था। लेकिन अब मयंक को पता चल रहा है कि उसके भाई इस प्रतियोगिता को जीत करके अकेडमी के मेन ब्रांच में चले गए थे। उस समय उसको अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगती है, जो उन्होंने मयंक से कही थी जब वो आज से लगभग 3 साल पहले यहाँ से जा रही थी। उन्होंने मयंक से कहा था, बेटा मयंक, तुम ज्यादा चिंता नहीं करना, मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी तब मैं तुम्हारे बड़े भाई को भी अपने साथ ही लाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई को लेने ही जा रही हूँ। उनके जाने बाद बहुत समय तक मयंक अपने पापा से पूछता रहा कि माँ और भाई कब तक घर आएंगे, और उसके पापा ने उससे हमेशा एक बात कहा कि वो दोनों जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन इतने समय के बाद भी वो दोनों वापस नहीं आए। इसलिए मयंक ने अपने पापा से इस बारे में फिर से पूछ था, और क्योंकि इस बार मयंक को पता था कि उसकी माँ और बड़े भाई कहाँ पर थे, तो रहा किशोर ने भी मयंक को सब कुछ बता दिया था कि उसकी माँ और बड़े भाई उसके मामा के घर थे। उसके मामा का घर अकेडमी के मेन ब्रांच से बहुत नजदीक है, इसलिए वो सब वहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग और साधना करते हैं, ताकि उन्हें अकेडमी आने जाने में काम से काम समय लग सके और वो सब अपनी शक्तियों को तेजी से बढ़ाकर एक ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन सके। इन सभी बातों को जानने के बाद मयंक ने भी यह फैसला किया कि वो भी इस प्रतियोगिता को जीतकर अपने बड़े भाई और माँ के पास जाएगा। खैर, अगले दिन मयंक और उसके साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए अभिलाष, अर्पिता, विकास और विनीता, इन सभी को एकेडमी पहुंचना था, इसलिए वो सभी अपना सारा तैयारी कर रहे थे ताकि वो कल जल्दी से अकेडमी में पहुंच सके। और ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। जब वो पांचों अगले दिन अकेडमी पहुंचे तब वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। मयंक और उसके साथी इस अकेडमी के स्टूडेंट थे, पर उन्होंने कभी भी यहाँ पर एक साथ इतने शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं को नहीं देखा था। इसलिए आज जब इन सब ने यहाँ पर एक साथ ताकतवर योद्धाओं को देखा तो उन्हें हैरानी हो रहा थी। यह आए किसी भी योद्धा की शक्तियाँ और लेवल उनमें से किसी से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। खैर, ऐसे ही घूमते हुए और ताकतवर योद्धाओं को देखते हुए जल्द ही वो सब अकेडमी के अंदर अपने कमरे की तरफ चले आए और उसके अंदर चले गए। अंदर जाते ही मयंक हैरान होते हुए बोला, बाप रे, यहाँ पर कितने ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा आए हुए हैं। मयंक की तरह ही बाकी सब भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने भी बाहर आए योद्धाओं को देखा और उनकी शक्तियों को महसूस किए थे। उन सबको हैरानी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि अकेडमी के अंदर कभी कभी ही किसी चक्रीय लेवल के योद्धा को देखा जाता था, लेकिन आज तो की भी देखो आपको चक्रीय लेवल के योद्धा दिखाई दे जाते थे। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। बीते इन 2 दिनों में अकेडमी में आए योद्धाओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस दौरान मयंक और बाकी सभी को पहले चरण में उनके साथ मुकाबला करने वाले सभी योद्धाओं को फाइनल कर दिया गया था। मयंक का पहला मुकाबला शर्मा परिवार के एक लड़के के साथ था। उस लड़के का नाम रोहन शर्मा और उसकी उम्र 23 साल थी और उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 1 पर थी। जिस दिन अकेडमी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता शुरू हुआ तब उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। बैटल अरेना में चारों तरफ भीड़ और शोर सुनी जा सकती थी। उस प्रतियोगिता को मैनेज करने और रेफरी के तौर पर अकेडमी के मेन ब्रांच से 3 एल्डर्स भी, जिन्हें ग्रेट एल्डर्स कहा जाता था। वो एल्डर्स बहुत ही शक्तिशाली थे और उनकी शक्तियां बड़े बड़े परिवारों के लीडर्स जितनी थी, यानी काम से काम नरकता लेवल 5 से अधिक। इस लेवल के योद्धा इस समय पूरे साहनी परिवार में केवल 3 लोगों के पास ही थी। खैर, मुकाबला शुरू हो गया था और 2 योद्धा अरेना के अंदर आकर लड़ते थे और फिर जब कोई योद्धा अपने साथ लड़ रहे योद्धा को हरा देता था तब वो मुकाबला खत्म हो जाता था और फिर दूसरे योद्धा अरेना के अंदर आते थे। पहले दिन के खत्म होने तक लगभग 200 से भी अधिक मुकाबले लड़े जा चुके थे।
उन 200 मुकाबला में विकास, अर्पिता और विनीता का मुकाबला भी हो चुका था और उन तीनों ने ही अपना मुकाबला जीत लिया था। शाम होने के बाद प्रतियोगिता को रोक दिया जाता है और अगले दिन फिर मुकाबले शुरू होते हैं। जब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तब वहां आए दर्शकों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आज यहां पर साहनी परिवार के भी बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता था जो यह पर अभिलाष और मयंक के मुकाबले को देखने के लिए आए थे। पहले मयंक का मुकाबला होने वाला था, इसलिए लोग और भी ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि ये पहली बार था जब मयंक इतने आदमियों के सामने अपनी शक्तियों की मदद से लड़ने वाला था। मयंक के उस मुकाबले को देखने मयंक की बहन खुशबू और दोस्त आदर्श भी आया था। वो दोनों भी मयंक को लड़ते हुए देखना चाहते थे। जब मयंक का मुकाबला शुरू होने वाला था तब चारों तरफ मयंक के बारे में ही बात हो रही थी। वहां आने के बाद सभी ने मयंक के बारे में सुना था कि मयंक के पास 3 महीने पहले तक कोई शक्तियां या फिर साधना का आधार नहीं था, लेकिन 3 महीने पहले ही मयंक ने अपनी शक्तियों को जागृत किया और शक्तियां जागृति के समय ही उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल थी। और वहां पर आए लोगों ने मयंक के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की होने वाली बात को भी सुनी थी। यही कारण था कि वो सब मयंक के मुकाबले को देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहे थे। मयंक और रोहन के मुकाबले को घोषणा को सुनकर वहां पर आए सभी लोग एकदम शांत होकर बैटल अरेना में मयंक और रोहन के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक लड़का अपने हाथों में एक बड़ी और लाल रंग की तलवार लिए एक लड़का मैदान में आता है। उस लड़के को देखकर लोगों के बीच एक बार फिर बातें शुरू हो जाती है और वो लोग कहने लगते हैं, क्या यही है साहनी परिवार का वो लड़का जिसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं? लेकिन इस लड़के ने तो एक तलवार को ले रखा है, जबकि हमें बताया गया था कि उस लड़के के पास एक भाला है। तभी कुछ लोग इस लड़के को पहचानते हुए कहने लगते हैं, ये तो शर्मा परिवार का योद्धा रोहन शर्मा है। 11 प्राइम शर्मा परिवार एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर परिवार था, जिस वजह से बहुत से लोग उनके योद्धाओं को पहचानते थे। उस लड़के के अरेना में आ जाने के बाद काले रंग के कपड़े पहने एक दूसरा लड़का अपने पीठ पर एक भाला लिए हुए आता है। उस लड़के के पीठ पर टंगा भला पूरी तरह से कला था। खैर, उस लड़के के अरेना में आते ही वहां पर दर्शकों के बीच उस लड़के के बारे में बातें शुरू होने लगती है। कोई कहता है, क्या यही है वो लड़का जिसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं? अगर ये वही है तो लगता है नहीं है कि ये कभी जीत भी पाएगा। ये इतना छोटा है और इसकी चक्रीय लेवल की शक्तियां तो इसकी शक्तियां जागृति के समय पर ही थी। इसके अलावा इसको अभी अपनी शक्तियों को जागृत किए महज 3 महीने ही हुआ है। इसका मतलब ये लड़का अभी तक शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करने भी नहीं आता होगा, जबकि रोहन शर्मा ने तो 3 साल पहले ही चक्रीय लेवल में पहुंच गया था और अब तो वो अपना लेवल पर करने के करीब भी है। उसके आगे ये लड़का क्या ही जीतेगा। उस आदमी ने ये बात बहुत जोर से कही थी, जिसके वजह से साहनी परिवार के भी बहुत से लोगों ने इस बात को सुन लिया था। उस आदमी की बात सुनकर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर उन्हें प्रतियोगिता के लिए आखिरी 2 योद्धाओं को चुने जाने वाले टेस्ट की याद आ जाती है, जहां पर मयंक ने अपने अपने टेस्ट से सबको आश्चर्यचकित और हैरान कर दिया था। उन सब ने देखा था कि मयंक की शारीरिक शक्ति कितनी अधिक और उसकी युद्ध तकनीकों पर समझ कैसी थी, इसलिए वो सब चुप रहे और मन ही मन कहने लगे, कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि मयंक साहनिक या चीज है और उसकी शक्तियों पर काबू कैसा है। मुकाबला देखने आए दर्शकों और साहनी परिवार के बीच हो रही इन बातों से दूर उन्हीं दर्शकों के बीच एक कोने में काले रंग के कपड़े पहने 5 लोग बैठे हुए थे। उन सभी के चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन आदमियों में से एक आदमी कहता है, वरिष्ठ, हम सबको यहाँ पर इतनी दूर बस एक लड़के के लिए भेजा गया है, ऐसा भी क्या खास है इस लड़के में? जिस पर उसके बगल में बैठा आदमी अरेना में खड़े लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था कि हमें आखिर इतनी दूर इस छोटे से शहर में किसी बच्चे के लिए क्यों भेजा गया था, लेकिन अब इस बच्चे को देखने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि मैडम ने हमें यहाँ पर इस लड़के के लिए क्यों भेजा गया है। वही मयंक और रोहन अरेना में आ जाने के बाद से ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी उन दिनों को घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब यह था कि मुकाबला अब शुरू हो गया था। उस मुकाबले के शुरू होते ही रोहन अपने तलवार को ऊपर उठाते हुए मयंक की ओर करता है और उससे कहता है, बच्चे, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं। अगर ये बात सच है तो तुम दिखाओ मुझे अपनी उन शक्तियों को और सामना करने के लिए तैयार हो जाओ मेरा। इतना कहते ही रोहन मयंक की ओर बढ़ जाता है उस पर अपना हमला करने के लिए। क्या होगा मयंक के साथ? उसके पहले मुकाबले में क्या हार जाएगा रोहन से? और क्यों झूठ बोला था राजा किशोर ने मयंक से उसके बड़े भाई और उसकी मां के बारे में? आखिर क्यों छुपा रहे थे वो इस बात को? क्या इसके पीछे छुपा हुआ है कोई रहस्य या फिर है कोई और वजह? कौन थे वो 5 लोग जो बात कर रहे थे किसी लड़के के बारे में? एपिसोड 22 अकेडमी प्रतियोगिता में मयंक की पहली जीत।
रोहन की बात सुनकर मयंक उसका जवाब देने के बजाय हल्के से मुस्कुराया और रोहन को देखते ही रहा। मयंक को अपना हथियार न निकलते देखकर रोहन गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है कि मुझसे लड़ने के लिए तुम अपना हथियार भी नहीं निकल रहे हो? तो ठीक है, सामना करो मेरा। ये कहते हुए वो तेजी से मयंक की ओर बढ़ने लगा ताकि वो अपना हमला मयंक पर कर सके। रोहन को अपनी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते देखकर मयंक रोहन के रास्ते से हट जाता है, जिसकी वजह से रोहन का हमला खाली चला जाता है। अपने हमले को खाली और असफल होते देख रोहन एक बार फाई अपनी तलवार उठता है और उससे तेज रफ्तार में मयंक के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन मयंक अपनी स्पीड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोहन के हर हमले से बचता जा रहा था। मयंक जब दूसरी बार तकनीक लाइब्रेरी गया था तब उसने वहां से अपने भाले के लिए एक तकनीक जबकि दूसरी तकनीक अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए लिया था और 1 महीने में इस तकनीक को सीख भी लिया था। मयंक अभी रोहन के हमलों से बचने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। मयंक को बार बार अपने हमले से बचते देखकर रोहन को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो मयंक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम बस बचते रहोगे या फिर मेरे किसी भी हमले का सही तरीके से सामना करोगे? इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में पकड़ी तलवार को ऊपर उठाते हुए उसमें अपनी शक्तियां भेजना शुरू कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी तलवार की नोक पर शक्तियां नजर आने लगती है। अपने तलवार में अपनी शक्तियों को भरने के बाद रोहन अपने पैरों को जमीन पर जोर से पटकता है, मयंक की ओर बढ़ने लगता है। इस बार रोहन की स्पीड पहले से बहुत अधिक थी और उसने अपने तलवार शक्तियां भरते हुए हमला कर रहा था। इसका मतलब यह किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। मयंक में ही मन सोचता है, जिसके बाद वो रोहन को अपने तलवार के साथ तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखना लगता है। मयंक को अपने जगह से न हटते देखकर रोहन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर के चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, ये लड़का बहुत घमंडी है, तभी तो ये मेरे हमले से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। मयंक को ऐसे अपनी जगह पर खड़े देखकर उस मुकाबले को देखने आए सभी लोग मयंक के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं कि इस लड़के को अभी लड़ने नहीं आता तो यह लड़ ही क्यों रहा है? क्या साहनी परिवार के पास कोई दूसरा योद्धा नहीं था जो उन्होंने एक बच्चे को भेजा इस प्रतियोगिता में लड़ने के लिए? ये कहते हुए वो सभी अरेना के अंदर रोहन को अपनी तलवार से मयंक के ऊपर हमला करते देखे जा रहे थे। रोहन की तलवार अब मयंक से बस 2 फीट की दूरी पर थी और उसको लगने ही वाली थी, इसलिए उस मुकाबले को देखने आए लोग यह मान चुके थे कि मयंक अब ये मुकाबला हार ही जाएगा कि तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी को आंखें हैरानी में बड़ी और खुला का खुला रह जाता है। उन सभी ने देखा कि अरेना के अंदर रोहन की तलवार मयंक से महज 2 इंच की दूरी पर ही थी और मयंक को लगने ही वाली थी कि तभी वो तलवार मयंक को चीरते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन जैसा सबने सोचा था कि वहां पर मयंक को वो तलवार लगने के बाद दर्द भरी चीख या फिर कोई दूसरी आवाज भी नहीं आई, जिसके वजह से सभी लोग थोड़े हैरान नजर आने लगे। जब सभी ने ध्यान से देखा तब वहां पर कोई नहीं था और वो तलवार जो अभी मयंक को लगी थी वो हवा में थी, जबकि मयंक तो रोहन के पीछे खड़ा था। रोहन भी इस नज़ारे को देखकर हैरान था कि तभी उसको अपने पीछे से खतरा महसूस होता है, जिस वजह से उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वो बचने के लिए अपने तलवार को लिए पीछे मुड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर कुछ देख पाता या समझ पाता, उसको अपनी कानों में एक आवाज सुनाई देती है और उसको उसके मुंह पर एक मुक्का लगता है, जिसके फोर्स के कारण वो फिकते हुए दूर जा गिरता है। असल में वहां पर हुआ थे कि जब रोहन की तलवार मयंक को लगने ही वाली थी तभी वो अपनी स्पीड वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोहन के पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथों का मुक्का बनाते हुए उसमें अपनी शक्तियों को भरने लगता है, जिसके बाद वो अपने फ्लेमिंग पंच तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोहन पर अपने मुक्के से हमला करता है, जो उसके मुंह पर लग जाता है। मयंक का मुक्का रोहन को लगते ही उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है और वो उस मुक्के की फोर्स से दूर फिकते हुए जमीन पर जा गिरता है। मयंक का मुक्का लगने की वजह से रोहन के मुंह से खून निकलने लगा था, जिसे रोहन जमीन से उठते हुए अपने हाथों से पोंछता है और एक बार फिर से मयंक पर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना हमला करने के लिए मयंक के पास पहुंच भी पाता, उसको मयंक 2 फिर 4 फिर 8 और फिर वो सारे धुंधले होने लगते हैं और उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है, जिस वजह से उसके हाथों में पकड़ी तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अपनी तलवार के नीचे गिर जाने के बाद रोहन अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है और फिर वहीं पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। रोहन को मयंक के एक ही मुक्के में बेहोश होते देखकर उस अरेना में चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है और वहां बैठे सभी लोग जो कुछ समय पहले तक मयंक के हारने की बात कर रहे थे वो सब अपने मुंह खोले अरेना के अंदर खड़े मयंक और उसके सामने जमीन पर बेहोश पड़े रोहन को देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि क्या वो सब वहां पर जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ सच था।
शर्मा परिवार का एक जीनियस लड़का जिसकी शक्तियां चक्रीय लेवल पर थी वो किसी लड़के के केवल एक ही हमले में हार गया और वो एक ऐसे लड़के से जिसमें अपनी कुछ महीने पहले ही अपनी शक्तियों को जागृत किया है। ये कुछ ऐसा था जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वही लोगों की मन में चल रही बातों से अनजान मयंक तो रोहन को बेहोश होते देखकर थोड़ा उदास नजर आ रहा था। वो उदास था क्योंकि रोहन उसका एक हमला भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया, जिसके वजह से ये मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हो गया। अब तक की हुए इतने मुकाबलों को देखकर मयंक ने सोचा था कि उसका मुकाबला भी वैसा ही होगा जैसा सबका हुआ था और वो अपनी सीखी हुई सभी तकनीकों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन पर तो मुकाबला शुरू होते ही खत्म भी हो गया था, जिसकी वजह से मयंक उदास था। उस मुकाबले को देख रहे लोग जो मयंक के बारे में बुरा भला बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि साहनी परिवार ने एक छोटे बच्चे को इस प्रतियोगिता में शामिल क्यों किया था, उनको अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि आखिर क्यों मयंक शामिल किया गया था इस प्रतियोगिता में। वही कुर्सियों पर बैठी मयंक की बड़ी बहन खुशबू और बाकी के साहनी परिवार के लोग मयंक को जीतते देखकर राहत की सांस लेते हैं। पहले उनके आंखों में जो डर दिख रहा था वो डर अब एक खुशी में तब्दील हो गई थी, जिसके वजह से सभी लोग बहुत खुश थे। उस समय उन्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो जैसे उनके ऊपर से कोई वजन कम कर दिया गया हो और वो अब अच्छे से सांस ले सकते हो। वही उस अरेना में दर्शकों के बीच एक कोने बैठे वो पांचों लोग भी अपनी आंखें फाड़े मैदान में खड़े मयंक को ही देखे जा रहे थे। उन सब ने देखा था कि कैसे उस लड़के ने अपनी चतुराई दिखाते हुए उस लड़के को अपने एक मुक्के में ही हरा दिया था। उन सब को अपनी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का वही है जिसके लिए उन्हें यहाँ पर भेजा गया था। मयंक को मुकाबला जीतते देखकर उन आदमियों में से एक आदमी अपनी आवाज में हैरानी के साथ मैदान के बीच में गिरे रोहन को देखते हुए कहता है, ये लड़का तो बहुत ताकतवर लग रहा था, लेकिन फिर ये उस लड़के का एक हमला भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार गया। क्या ये लड़का इतना शक्तिशाली है कि ये अपने श्री की शक्तियों वाले किसी योद्धा को बस अपने एक हमले में ही हरा सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें जितना पता है उस हिसाब से इस लड़के के पास 3 महीने पहले तक कोई साधना का आधार नहीं था, फिर भी ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इन सभी बातों से दूर मयंक तो रोहन को हराने के बाद मुस्कुराते हुए उस तरफ देखने लगा जिधर उसकी बहन और दोस्त बैठे हुए थे और अपना हाथ हिलाने लगा, जिसके बाद वो अरेना से बाहर की ओर चला जाता है। मयंक का मुकाबला खत्म होने के कुछ देर बाद ही अभिलाष का मुकाबला भी हुआ। अभिलाष का मुकाबला जिस योद्धा से हुआ था उसकी शक्तियां महज मार्शल आर्ट्स लेवल 9 पर ही थी, जिसके वजह से अभिलाष को भी वो मुकाबला जीतने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और वो बहुत ही आसानी से अपना मुकाबला उस लड़के से जीत गया। अभिलाष और मुकाबला खत्म हो जाने के बाद भी वो वहां से गए नहीं, बल्कि वहीं रुककर और भी मुकाबले देखते रहे ताकि वो उन मुकाबलों को देखकर कुछ सीख सके। मयंक अगले दिन होने वाले अपने दूसरे मुकाबले के बारे में सोच रहा था। मयंक का अगला मुकाबला पहाड़ी परिवार के एक योद्धा रत्न के साथ होने वाला था, जिसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 2 पर थी। मयंक ने आज से पहले कभी भी पहाड़ी परिवार का नाम नहीं सुना था, इसलिए वो ये देखना चाहता था कि आखिर इस परिवार से आने वाले योद्धा कैसे थे। और उस दिन मयंक को पहाड़ी परिवार के एक योद्धा को मुकाबला लड़ते हुए देखने भी मिला, हालांकि कि वो रत्ना नहीं बल्कि जितेंद्र था। जितेंद्र का मुकाबला जिस योद्धा से हो रही थी उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 1 पर थी, लेकिन फिर भी जितेंद्र ने बड़े ही आसानी से उसको हरा दिया। इसका मतलब ये था कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उस लड़के का मुकाबला देखाकर मयंक को ये समझ में आ गया कि पहाड़ी परिवार के योद्धा बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थे। जब दूसरे दिन के सभी मुकाबले खत्म हो गए तब मयंक अपने साथियों और बहन के साथ अकेडमी में मिले अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तब उसको रास्ते में अविनाश दिखाई दिया। उसके साथ वहां पर 5 लड़के और एक लड़की भी थी। मयंक उन सभी में से 3 को जानता था और वो थे अमन, राजीव और तीसरी वो लड़की जिसका नाम रितिका था। वो सब भी इस एकेडमी के स्टूडेंट थे और राजीव तो अविनाश का बड़ा भाई था। मयंक ने राजीव और बाकी सबको इस प्रतियोगिता के अंदर लड़ते हुए भी देखा था, जिसका मतलब ये था कि इन सब ने भी इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया था। जब अविनाश ने मयंक को देखा तब उसको मयंक से थोड़ा डर और जलन भी हो रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे कुछ महीने पहले तक ये लड़का कितना कमजोर था कि इसको मैं अपने कुछ हमले में ही आसानी से हरा देता, लेकिन अब ये अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद इतनी ज्यादा ताकतवर हो गया है कि ये अब मेरे बड़े भाई से भी लड़ सकता है। जाहिर सी बात थी कि अविनाश ने भी मयंक का रोहन के साथ लड़ते हुए देखा था, जिसमें मयंक ने रोहन को इतनी आसानी से अपने हमले के एक वार में ही हरा दिया था, इसलिए ही वो ये सब सोच रहा था। एपिसोड 23 भारद्वाज परिवार। जब दूसरे दिन के सभी मुकाबले खत्म हो गए तब अपने कमरों की तरफ जाते समय मयंक की मुलाकात रावत परिवार के कुछ योद्धाओं से हो गई, जिनमें अविनाश और अमन भी शामिल थे। लेकिन वहां पर मयंक और उसके साथियों ने उनको इग्नोर करके जाना ही सही समझा, इसलिए वो सब वहां से बिना किसी बहस के चले गए।
मयंक और उसके साथियों को ऐसे जाते देखकर अभिनाश के साथ खड़े लड़कों में से एक लड़का अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहता है, अगर मुझे एक मौका मिल जाए तब मैं इन्हें इतनी बुरी तरह मरूंगा कि ये याद रखेंगे, और वैसे भी बस कुछ समय बाद इनको खत्म करने के लिए हमारे लोग तैयारी में लगे हुए ही है। वो लड़का जिसने यह बात कही थी वो अभिनाश का बड़ा भाई राजीव था। इतना कहने के बाद वहां से जाने लगता है और उसके साथ ही बाकी सब भी जाने लगते हैं। वही मयंक और उसके साथी कमरे में पहुंचने के बाद कल होने वाले अपने दूसरे मुकाबले के बारे में बात करने लगे, जिसमें सबको पता चला कि किसका मुकाबला किसके साथ था। सबका अगला मुकाबला जिन योद्धाओं से होने वाला थी, या तो उनकी शक्तियां उन सब से कम अगर उनके जितना ही थी सिवाय मयंक के, क्योंकि उसका मुकाबला जिस लड़के से होने वाला था उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 2 में थी, यानी उस लड़के की शक्तियां मयंक से एक लेवल ज्यादा थी। वैसे तो कहने में मयंक और उस लड़के की शक्तियों में बस एक लेवल का ही फर्क है, लेकिन ये एक लेवल भी बहुत किसी योद्धा की शक्तियों और ताकत में बहुत ज्यादा एक अंतर पैदा कर देती थी। इसलिए वो सभी मयंक को उस लड़के से लड़ने के लिए एक पालन बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। वो सब अभी सोच ही रहे थे कि कमरे के अंदर नीरज आता है और मयंक को बताता है कि एल्डर रविंद्र ने उसको बुलाया है कुछ बात करने के लिए। नीरज की बात सुनकर सभी लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आने लगते हैं, क्योंकि उसने ये बात सिर्फ मयंक से कही। दरअसल बात ये थी कि एल्डर रविंद्र साहनी परिवार के ही एक एल्डर थे जो एकेडमी प्रतियोगिता में भाग लिए सभी योद्धाओं को उनके आने वाले मुकाबलों के बारे में गाइडेंस देते थे। इसलिए जब सबने नीरज बस मयंक से ही कहा कि उसको एल्डर ने बुलाया है तो सभी लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए। सबको ऐसे देखकर नीरज उन्हें बताता है कि उन्हें मयंक को कुछ जरूरी बातें बतानी है, इसलिए ही उन्होंने केवल मयंक को ही बुलाया है। खैर जल्द ही मयंक एल्डर रविंद्र के कमरे के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मयंक ने उस कमरे के दरवाजों को अपने हाथों से खटखटाया और बोला, वरिष्ठ आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। तब उस कमरे के अंदर से हल्की आवाज आई, तुम्हें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, तुम सीधा अंदर भी आ सकते हो, इसलिए अंदर आ जाओ। उस आवाज को सुनकर मयंक कमरे के अंदर चला गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी उम्र लगभग 50 या 55 साल होगी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस आदमी को देखते ही मयंक उनके आगे झुकते हुए उन्हें नमस्कार करता है। मयंक को खुद के सामने ऐसे झुकते देखकर वो आदमी मयंक को वही पास में रखी एक कुर्सी पर बैठना का इशारा करता है। उस आदमी के इशारे को समझते हुए मयंक उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। मयंक के कुर्सी पर बैठ जाने के बाद वो आदमी जिसने उसको यह पर बुलाया था और जिसका नाम रविंद्र साहनी था, वो मयंक से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस समय तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया है? जिस पर मयंक अपना सिर ना में हिलाते हुए उन्हें न कहता है। तब वो एल्डर मयंक को बताते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे होने वाले अगले मुकाबले के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तुम अपने दूसरे मुकाबले में जिस लड़के के साथ लड़ने वाले हो उसके बारे में तुम कितना और क्या जानते हो? जिस पर मयंक सच सच बताते हुए उन्हें कहता है, सच कहूं तो मैंने बस उसको कल अरेना के अंदर लड़ते हुए देखा था, जिसमें उसने अपने विरोधी को महज 5 मिनट में हरा दिया था। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता इसके बारे में। उसका अगला मुकाबला पहाड़ी परिवार के रत्ना के साथ था। मयंक को जब पता चला कि उसका अगला मुकाबला पहाड़ी परिवार के योद्धा के साथ होने वाला है, तो मयंक उसके बारे में पता करने के लिए जाता है। अपने परिवार के एक एल्डर के पास जाकर मयंक उन्हें अपने अगले मुकाबले के बारे में बताता है। फिर उनसे पहाड़ी परिवार और रत्ना के बारे में पूछता है। पहाड़ी परिवार और रत्ना का नाम सुनकर उस एल्डर के चेहरे रंग उड़ जाता है, और वो एल्डर जो मयंक को बताता है उसको सुनने के बाद मयंक के चेहरे पर भी थोड़ा डर नजर आने लगता है। जिस पर एल्डर रविंद्र अपना सिर हिलाते हुए उसको बताते हैं, तुम्हारा अगला मुकाबला जिस योद्धा के साथ होने वाला है उसका नाम रत्ना है, जो कि पहाड़ी परिवार का बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस योद्धा है। उसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, फिर भी उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 2 पर है, जो ये साफ साफ दर्शाता है कि वो लड़का कितना बड़ा जीनियस है। खैर मैंने तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए बुलाया था कि तुम कल उस लड़के के साथ होने वाले अपने मुकाबले में थोड़ा संभल के रहना। जिस पर मयंक उनसे पूछता है, संभाल के रहूंगा पर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें संभल के रहने के लिए मैं इसलिए बोल रहा ही क्योंकि उस लड़के और उसके पहाड़ी परिवार का इतिहास कुछ ज्यादा ही खतरनाक और डरावना है, और अब वो सब वापसी करना चाहते हैं, इसलिए वो सब वापस आए हैं। मयंक को एल्डर रविंद्र की उस लड़के के परिवार का इतिहास को डरावना और उनका वापसी करना कहना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उनसे पूछता है, वरिष्ठ आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या आप मुझे थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे? मयंक को अपनी बातों को ना समझते देखकर वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, वैसे तो ये बात आज से लगभग 200 सालों पहले की है, जब हमारा साहनी परिवार भी बहुत ताकतवर हुआ करता था। उस समय हमारे परिवार में भी एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा थे, जिनके नाम से कोई योद्धा या फिर कोई परिवार डर से कांपने लगते थे।
उनका नाम राम साहनी, उस समय उन्हें श्रीराम साहनी के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं उनके शक्तियां दिव्यता लेवल पर थी और वो उस समय साहनी परिवार के हेड हुआ करते थे। उस आदमी के बारे में ये कहते हुए एल्डर रविंद्र की आंखों में उस आदमी के इज्जत साफ साफ देखी जा सकती थी। एल्डर रविंद्र के मुंह से साहनी परिवार के पूर्व हेड जिनकी शक्तियां दिव्य शक्तियों के लेवल पर थी, सुनकर मयंक हैरान हुआ, लेकिन साथ ही वो बहुत ही उत्सुक भी लग रहा था अपने उस पूर्वज के बारे में जानने के लिए। इसलिए वो बिना कुछ बोले बस ध्यान से एल्डर रविंद्र की बातों को सुनता जा रहा था। एल्डर रविंद्र ने मयंक को आगे बताया, उस समय जब हमारे वो पूर्वज उस लेवल पर थे तब हमारा परिवार एम्पायर ऑफ 3 हिल्स, 3 पहाड़ियों के साम्राज्य के सबसे बड़े और ताकतवर परिवारों में से एक हुआ करता था। उस समय हमारे साहनी परिवार का बहुत से ताकतवर परिवारों और दलों से अच्छा रिश्ता हुआ करता था। उन्हीं बड़े परिवारों में भारद्वाज परिवार भी शामिल था। भारद्वाज परिवार उस समय का सबसे ताकतवर परिवार हुआ करता था, जिनके परिवार के अंदर 3 ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्तियां दिव्यता लेवल पर थी। एक परिवार के अंदर 3 दिव्यता लेवल वाले योद्धा। मयंक हैरानी में चीखते हुए कहता है। मयंक का यूं ऐसे हैरान होना जायज भी था, क्योंकि भले ही मयंक ने अपनी शक्तियों कुछ समय पहले ही जागृत किया था, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि एक दिव्यता लेवल का योद्धा कितना ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होता है। मयंक ये बात अच्छे से जानता था कि साहनी परिवार के हेड यानी उसके पापा भी अभी तक नर्कता लेवल पर थे। दिव्यता लेवल तो अभी इस लेवल के बाद आता है। भले ही कहने को नर्कता लेवल और दिव्यता लेवल में बस एक लेवल का ही फर्क था, लेकिन फर्क किसी आसमान और धरती के जैसा था। नर्कता लेवल वो धरती थी, जबकि दिव्यता लेवल वो आसमान। योद्धाओं को धरती से आसमान में जाना इतना आसान थोड़ी है, तभी तो योद्धा अपनी पूरी जिंदगी भर नर्कता लेवल पर ही अटके रह जाते थे। खैर, एल्डर रविंद्र ने मयंक को शांत करते हुए आगे बताया कि उस समय भारद्वाज परिवार का हमारे साहनी परिवार के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था। अक्सर ही हमारे साहनी परिवार और भारद्वाज परिवार के बीच कॉम्बैट प्रैक्टिस मुकाबला कराया जाता था, जिससे दोनों परिवारों के योद्धा अपनी योद्धा कौशल को बेहतर बनाते थे। लेकिन उस समय अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी होना सोचा नहीं था। अचानक से ही हमारे पूर्वज यानी श्रीराम साहनी कहीं पर गायब हो गए। वो कहाँ गए बात किसी को नहीं पता चली। उनके गायब हो जाने के बाद बहुत समय तक भारद्वाज परिवार के ताकतवर योद्धा उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। हमारे पूर्वज के गायब हो जाने के बाद कुछ समय बाद ही कुछ अनजान और बहुत ही शक्तिशाली योद्धाओं ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर भारद्वाज परिवार पर हमला कर दिया। उस समय वो लड़ाई बहुत ही खतरनाक और भयानक थी। उस लड़ाई में भारद्वाज के सभी ताकतवर योद्धा इतना कहते कहते वो रुक गए, मानो आगे कहने में भी उन्हें डर लग रहा हो, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीना भी नजर आने लगा था। कुछ देर चुप रहने के बाद वो मयंक की ओर देखते, जो अभी भी उनके आगे बताने का इंतजार कर रहा था। फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए आगे बताते हैं। उस लड़ाई में भारद्वाज परिवार के सभी ताकतवर योद्धा, जिनमें दिव्यता लेवल वाले 3 योद्धा भी शामिल थे, वो सब मारे गए। जब उन्होंने ये बात कही कि वो सब मारे गए, तब उनके शरीर में कंपन हुई, मानो उनको बिजली का कोई झटका लगा हो। ये सुनकर मयंक के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। आखिर ये बात ही कुछ ऐसी थी, जब कोई योद्धा दिव्यता लेवल पर पहुंच जाता था तब वो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल हो जाते थे। वो इतने शक्तिशाली होने थे कि अपने कुछ ही हमलों में किसी पहाड़ को भी तोड़ दे। ऐसे योद्धा मारे गए, और एक नहीं बल्कि 3 वो भी एक साथ। ये बात ही कुछ ऐसी थी जो किसी को कांपने पर मजबूर कर सकती थी। इसलिए मयंक सोचता है, क्या सच में ऐसा करना मुमकिन है? 3 दिव्यता लेवल वाले योद्धाओं को एक साथ खत्म कर देना क्या सच में किया जा सकता है? और अगर ये सच में किया जा सकता है, तब उनको मारने वाले वो लोग कितने ज्यादा शक्तिशाली और भयानक होंगे, और उनकी शक्तियां कितनी ज्यादा होगी। तभी मयंक एल्डर रविंद्र से आगे पूछता है, तो आगे क्या हुआ? क्या हमारे पूर्वज वापस आए? और भारद्वाज परिवार को खत्म करने वाले योद्धा कौन थे? इसके अलावा आपने मुझे यहाँ पर पहाड़ी परिवार के बारे में बताने के लिए बुलाया था, तो आप मुझे भारद्वाज परिवार के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्या भारद्वाज परिवार और पहाड़ी परिवार का एक दूसरे से कुछ जुड़ाव है? एपिसोड 24, पहाड़ी परिवार और भारद्वाज परिवार का रिश्ता। मयंक के पूछने पर एल्डर रविंद्र ने उसे आगे बताया कि जब उन अनजान लोगों ने भारद्वाज परिवार पर हमला किया था, उसमें भारद्वाज परिवार के सभी ताकतवर योद्धा मारे गए थे, जिसके उन्होंने एक एक करके पूरे भारद्वाज परिवार के मेंबर्स, छोटे बच्चे, औरतों और यहाँ तक कि बुजुर्गों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा और उनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भारद्वाज परिवार के कुछ लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। वहां से बचने के बाद उन सब ने हमारे साहनी परिवार से मदद मांगने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वो अनजान लोग जिन्होंने भारद्वाज परिवार को खत्म किया था, उन्होंने साहनी परिवार पर भी हमला कर दिया और बहुत से ताकतवर योद्धाओं को मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने साहनी परिवार के सभी खजाने और रिसोर्स को लूट लिया।
हालांकि उन्होंने साहनी परिवार को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा परिवार बहुत ही बुरी तरह से हारा था। उन लोगों ने भारद्वाज परिवार और साहनी परिवार के अलावा उस समय के बहुत से ताकतवर परिवारों को भी लूटा था और उनके सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मार दिए थे। इसलिए जब भारद्वाज परिवार के बचे हुए लोगों को ये बात पता चली तो वो सभी लोग पूर्वी दिशा में जंगलों में चले गए और उन्होंने अपना नाम भारद्वाज परिवार से बदलकर पहाड़ी परिवार कर लिया। जब एल्डर रविंद्र ने मयंक को ये सब बताया तब मयंक अपनी सोच में कहीं खो गया था। उसके लिए ये सारी बातें कुछ ऐसा था मानो एक हिरण को किसी खूंखार शेर की बहुत से भेड़ियों को खत्म करने की कहानी सुनाना। मयंक को तो उन बातों को सोचकर ही पसीने छूट जाते थे। मयंक क्या अगर उसके जगह कोई दूसरा आदमी भी होता तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी किसी को भी डरा सकता था। खैर मयंक एल्डर रविंद्र से आगे पूछता है, तो क्या हमारे पूर्वज कभी वापस आए? जिस पर उन्होंने ने बताया कि नहीं, वो उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आए, इसलिए सबको यही लगता है कि वो भी मारे गए होंगे तभी वापस लौटकर नहीं आए। तब मयंक एक बार फिर उनसे पूछता है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये पहाड़ी परिवार ही भारद्वाज परिवार है? क्योंकि अगर ये बात आपको पता चल सकती है तो उन सबको भी तो पता चल सकता है जिन्होंने भारद्वाज परिवार को खत्म किया था। तो एल्डर रविंद्र उसको बताते हैं, नहीं पता चलेगा क्योंकि ये बात बस हमारे परिवार के ही कुछ लोगों को पता है। तुमने ये तो सुना ही होगा कि आज से 10 साल पहले तक हमारे परिवार के साथ कुछ गार्डियन बीस्ट जुड़े रहते थे और उन्हीं बीस्ट की वजह से कोई भी हमारे परिवार पर हमला करने की नहीं सोचता है। जिस पर उन्हें बोला कि हाँ वो ये सब बातें जानता है। तो एल्डर रविंद्र उसे बताते हैं, वो बीस्ट हमेशा से हमारे परिवार के साथ नहीं थे, बल्कि उन बीस्ट के हमारे परिवार से जुड़ने के पीछे भी एक दूसरी सच्चाई है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसलिए अगर तुम्हें ये बात जानना है तो फिर तुम्हें परिवार हेड या फिर एल्डर गोपाल पूछना होगा, वही तुम्हें बताएंगे। खैर मैं तुम्हें बता रहा था, वो गार्डियन बीस्ट जो हमारे परिवार के साथ जुड़े थे उनसे ही हमें पहाड़ी परिवार और भारद्वाज परिवार के बारे में पता चला था। ये बात केवल हमारे परिवार के एल्डर्स और कुछ खास लोग ही जानते हैं। एल्डर रविंद्र की बात सुनकर मयंक के हैरान और कंफ्यूज दोनों था। उसकी वजह ये थी कि एल्डर रविंद्र ने उसको इतना सब बताया, फिर भी उसको इन सब बातों में बहुत कुछ मिसिंग लग रहा था। जैसे अगर साहनी परिवार के साथ गार्डियन बीस्ट पहले से नहीं थे तब अचानक से ही वो साहनी परिवार के साथ कैसे जुड़ गए और गार्डियन बीस्ट क्यों बने, ये बात ही उसको कंफ्यूज कर रही थी। खैर अपने ख्याल से बाहर आते हुए मयंक एक बार फिर एल्डर रविंद्र से पूछता है, तो क्या आपको पता है कि भारद्वाज परिवार, हमारे साहनी परिवार और बाकी सभी परिवारों पर किसने हमला किया और लूटा था? जिस पर एल्डर रविंद्र गंभीर होते हुए मयंक से कहते हैं, तुम ये सब बातें जानने के लिए अभी बहुत छोटे और कमजोर हो, इसलिए तुम इन सब पर ध्यान न देकर केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाने और ताकतवर बनने पर ध्यान दो। लेकिन तुम्हें अपने अपने अगले मुकाबले में सावधान रहना होगा, क्योंकि उस घटना के बाद ये पहली बार है जब पहाड़ी परिवार किसी के सामने आए हैं, इसलिए तुम्हें कल बहुत ही संभल कर लड़ना होगा। बस मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था, इसलिए तुम अब यह से जा सकते हो। एल्डर रविंद्र की बात को समझते हुए मयंक जामे अपना गर्दन हिलाता और फिर वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी एल्डर रविंद्र मयंक रोकते हुए उससे कहते हैं, तुम इस बात का ध्यान रखना मयंक कि आज मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई है वो बातें किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये बातें किसी को भी पता नहीं चले, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उस लड़के से अपना अगला मुकाबला जीत सकूं। जिसके बाद मयंक उन्हें धन्यवाद कहते हुए वहां से चला जाता है। मयंक के वहां से चले जाने के बाद एल्डर रविंद्र उस दरवाजे की ओर देखते हुए मन ही मन कहते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कितने ताकतवर बन सकते हो मयंक, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें ताकतवर बनने की, ताकि तुम अपने बड़े भाई का पता लगाकर उन्हें वापस ला सको। और जितनी तेजी से तुम सब कुछ सीख रहे हो उससे मैं ये कह सकता हूँ तुम बहुत उस काबिल हो जाओगे कि अपने बड़े भाई का पता लगा सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लड़का अभी जहाँ कहीं भी हो ठीक और सही सलामत होगा। अगले दिन मयंक के मुकाबले से पहले विकास और अर्पिता का भी मुकाबला था। उन दोनों का ही मुकाबला जिन योद्धाओं से होने वाला था उन दोनों की शक्तियां चक्रीय लेवल 2 पर थी। विकास का मुकाबला सिंह परिवार के एक योद्धा अभिराज सिंह के साथ था। अभिराज अपने परिवार का काबिल योद्धा था जिसे विकास के साथ हुए मुकाबला देखा जा सकता था, इसलिए ही विकास वो मुकाबला अभिराज से हार गया, जबकि अर्पिता ने अपना मुकाबला जीत लिया था। जल्द ही मयंक और रत्ना की मुकाबले का अनाउंसमेंट हुआ। ये अनाउंस होते ही वहां पर मुकाबले को देखने आए लोगों की बातें शुरू हो गई। वो लोग कह रहे थे, क्या मयंक आज का अपना मुकाबला जीत पाएगा, क्योंकि कल का वो मुकाबला तो बहुत ही आसानी से जीत गया था। मयंक के पहले मुकाबले को देखकर सभी लोग ये तो समझ गए थे कि मयंक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है।
लेकिन फिर वो सब देखना चाहते थे कि मयंक आज क्या करेगा, क्योंकि आज उसका मुकाबला जिस लड़के के साथ होने वाली है उसकी शक्तियां मयंक से एक लेवल अधिक, जिसका अर्थ ये है कि वो लड़का मयंक से जुड़ा शक्तिशाली है। इसलिए वो सब इतना उत्सुक थे वो मुकाबला देखने के लिए। अनाउंसमेंट होने के कुछ देर बाद जब मयंक अरेना के अंदर आया तब कुर्सियों पर बैठे कुछ लोग जोर जोर से मयंक का नाम लेने लगे। मयंक ने जब उस तरफ देखा तब उसको वहां पर कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। वहां साहनी परिवार के कुछ लड़के बैठे हुए थे जो कि मयंक नाम लिए जा रहे थे। उन लड़कों के बीच में एल्डर रविंद्र भी बैठे थे जो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मयंक के अरेना में आने के कुछ देर बाद 6 फीट लंबा और हट्टा कट्टा एक लड़का चलते हुए अरेना के अंदर आता है और मयंक के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़का जो अभी आया था वही पहाड़ी परिवार का रत्ना। उसकी कमर पर एक नाइफ लटक रही थी। अरेना में आने के बाद रत्ना अपने सामने एक 16 साल के लड़के को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए मन ही मन बोला। बड़े भाई बोल रहे थे कि जिस लड़के से मेरा मुकाबला था वो तो बहुत ही फेमस लड़का है और उसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, लेकिन ये लड़का तो अभी बहुत छोटा है, क्या सच में मेरा इसी लड़के के साथ मुकाबला होने वाला है? यही सोचते हुए वो एक बार अनाउंसर की ओर देखता है। रत्ना के उस तरफ देखते ही वो अनाउंसर मुकाबला शुरू करने का इशारा कर देता है। मुकाबला शुरू होते ही रत्ना मयंक को देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? जिस पर मयंक रत्ना की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। ये कहते हुए मयंक अपने पीठ पर टंगे भाले को निकलता है और उसमें अपनी शक्तियों को भरते हुए रत्ना पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मयंक इस बार शुरुआत में ही अपना भाला निकल लिया था क्योंकि बीती रात एल्डर रविंद्र ने उसको जो कुछ भी बताया था उससे मयंक समझ गया था। पहाड़ी परिवार के लोग इस मुकाबले में पहली बार भाग लिया है, इसका मतलब ये है कि वो लोग जीतने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके आए होंगे। इसलिए मयंक ने अपना भाला शुरुआत में ही निकल लिया ताकि वो अच्छे से लड़ सके। मयंक को अपना भाला निकलते और उसको लड़ाई के लिए तैयार देखकर रत्ना हल्के से मुस्कुराया है और अपने कमर पर लटक रहे खंजर को निकलते हुए धीमी आवाज में खुद से ही कहता है, चलिए देखते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा है लड़ने में कि ये लड़का बड़े भाई श्रीनिवास के नजरों में आ गया। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और अगली बार जब वो नजर आता है तब वो मयंक के बगल में था, जो अपने खंजर से मयंक के सीने पर हमला करने वाला था। रत्ना की इतनी तेज स्पीड को देखकर मुकाबला देख रहे सभी लोग हैरान थे। अरेना के एक कोने में बैठे 5 लोग जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो सब भी रत्ना की इस रफ्तार को देखकर थोड़े हैरान थे। तभी उनमें से एक आदमी कोने पर बैठे एक आदमी की तरह देखते हुए उससे पूछता है, क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए? जिस पर वो आदमी बिना उसकी तरफ देखे अपनी आवाज में बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं, तुम अभी उस लड़के को ठीक से समझे, वो जितना दिखता है उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बस यही बैठकर देखते रहो। वही अरेना के अंदर मयंक भी रत्ना की इतनी तेज स्पीड को देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर वो अपने ऊपर हुए हमले से अनजान नहीं था, इसलिए वो पहले रत्ना के किए खंजर के हमले से बचता है, फिर खुद से ही कहता है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली, इसलिए मुझे इससे जीतने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी इस मुकाबले को जीतूंगा तो मैं ही। ये कहते हुए वो अपने भाले से रत्ना के ऊपर पलटवार कर देता है। मयंक के भाले को अपनी तरफ आते देखकर रत्ना मुस्कुराता हुए कहता है, तुम तेज तो हो तभी मेरे हमले से इतनी आसानी से बचने में कामयाब रहे। ये कहते हुए वो अपने दोनों हाथों में शक्तियां भरते हुए उन्हें अपनी तरफ आ रहे भाले की तरफ करता है और मयंक के भाले को पकड़ लेता है। मयंक के भाले को पकड़ने के बाद वो अपने हाथों से ही उस भाले को झटक देता है। रत्ना के मयंक के भाले को झटकने की वजह से मयंक अपने भाले के साथ दूर जा गिरता है। उसके एक झटके से खुद को इतना दूर गिरते देखकर मयंक हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का सच में बहुत ही शक्तिशाली है। तो क्या होगा आगे इस रोमांचक मुकाबले के अंदर? क्या मयंक जीत पाएगा रत्ना से ये मुकाबला या फिर होगी उसकी हार? और क्यों नहीं बताया एल्डर रविंद्र ने मयंक को पूरा सच? आखिर क्यों छुपाया गया है मयंक से उसके जन्म के समय पर हुई उस घटना को? एपिसोड 25 बिस्ट सोलकोर की तकनीक। मयंक ही नहीं बल्कि रत्ना की इतनी शक्तियों को देखकर मुकाबला देख रहे लोग भी हैरान थे। प्रतियोगिता के जानकारी के अनुसार रत्ना की शक्तियां चक्रीय लेवल 2 पर है, लेकिन उसकी शक्तियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो चक्रीय लेवल 3 पर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुकाबला देख रहे एल्डर रविंद्र धीमी आवाज में कहता है। वही मैदान में गिरा मयंक अपने जगह पर खड़ा होते हुए सोचता है, जब कल मैं रोहन से लड़ा था तब उसकी शक्तियां और उसकी ताकत इतनी अधिक नहीं थी, तो क्या यही फर्क है एक चक्रीय लेवल 1 और चक्रीय लेवल 2 वाले में? क्योंकि अगर यही फर्क है तब तो इसको हराना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सोचते हुए ही मयंक अपना भाला अपने हाथ में पकड़कर एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
मयांक को खड़ा होते देखकर रत्ना उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और अपने मुक्के में शक्तियां इकट्ठा करते हुए मयंक पर अपना हमला करता है। रत्ना के मुक्के को अपनी तरफ आते देखकर मयंक भी अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए उसमें अपनी शक्तियां भरता है, जिसके बाद वो अपनी तरफ आ रहे रत्ना के मुक्के को रोकता है। रत्ना के मुक्के को रोकने के बाद अपने दूसरे हाथ में शक्तियां इकट्ठा करते हुए चिल्लाता है, फ्लेमिंग पंच। मयंक के ये कहते ही उसके हाथ की शक्तियां आग में बदल जाती है और मयंक के मुक्के में आग पकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपने उस मुक्के को रत्ना के सीने पर मरता है। मयंक का वो मुक्का सीधे रत्ना के सीने पर लगता है और उसके मुंह से एक आह निकलती है और वो सरकते हुए कुछ कदम पीछे हट जाता है। मयंक के उस हमले की वजह से रत्ना के मुंह से थोड़ा खून भी निकलने लगा था। अपने मुंह पर आए खून को पूछते हुए रत्ना गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बिना अपनी किसी तकनीक के इस्तेमाल किए हरा दूंगा, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें हराना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ अपनी तकनीकों के इस्तेमाल करते हुए लड़ूंगा, तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए रत्ना अपने दोनों हाथों और अंगुलियों को अलग अलग दिशा में घूमना शुरू कर देता है, फिर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी दैत्य लोमड़ी की तकनीक जागृत हो। उसके ऐसा कहते ही उसके शरीर से बहुत ही तेज रफ्तार में शक्तियां निकलते हुए उसके पीछे इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलने लगती है। देखते ही देखते वो शक्तियां एक दूसरे में मिलते हुए एक लोमड़ी में बदल जाती है। रत्ना के उस तकनीक के इस्तेमाल से बने उस लोमड़ी को देखकर पूरे अरेना के अंदर हड़कंप मच जाती है। वो योद्धा जो उस तकनीक के बारे में नहीं जानते या फिर कभी नहीं सुना था, वो सब थोड़े हैरान थे, क्योंकि ऐसी तकनीक जिसमें कोई आदमी अपनी शक्तियों की मदद से किसी बिस्ट को बना सकता है, वो तकनीक उनके लिए बहुत नई और अनजान थी। लेकिन जो लोग उस तकनीक के बारे में जानते थे वो हैरान होते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगे, एक बिस्ट सोल कोर की तकनीक? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने किसी बिस्ट के सोल कोर एसेंस को कंज्यूम किया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए तो उसे खुद ही किसी बिस्ट को मरना होगा, लेकिन ये लड़का तो अभी बहुत छोटा है। बिस्ट सोल कोर तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसको किसी बिस्ट के सोल कोर एसेंस से ही हासिल किया जा सकता है। जब किसी बिस्ट को मारा जाता है तब उस बिस्ट को मारने पर उस बिस्ट का बिस्ट कोर एसेंस प्राप्त होता है। बिस्ट के मर जाने के बाद अगर उसके बिस्ट कोर एसेंस के अंदर उस बिस्ट की आत्मा का एक हिस्सा रह जाए तब उस कोर एसेंस को ही बिस्ट सोल कोर एसेंस कहा जाता है। जब कोई योद्धा उस सोल कोर एसेंस को रिफाइन करके उसके अंदर की शक्तियों को कंज्यूम करता है तब उस बिस्ट की आत्मा वो हिस्सा उस योद्धा के अंदर चली जाती है। वो योद्धा जिसने वो सोल कोर एसेंस को कंज्यूम किया हो और उसके अंदर उस बिस्ट के आत्मा का हिस्सा होता है, वो अपनी शक्तियों की मदद से उस आत्मा के हिस्से को कभी भी अपनी शक्तियों की मदद से उस बिस्ट में बदल सकता है और उसकी मदद से किसी पर हमला भी कर सकता था। यहाँ पर रत्ना ने भी इस तरह से दैत्य लोमड़ी के सोल कोर एसेंस को कंज्यूम किया होगा और उस लोमड़ी के आत्मा के हिस्से की मदद से ही इस तकनीक को विकसित कर पाया होगा। रत्ना के इस तकनीक के इस्तेमाल से पूरे अरेना के अंदर डरावना माहौल बना हुआ था। एल्डर रविंद्र भी रत्ना के उस तकनीक को देखकर डरे हुए थे। तभी उनके पास में ही बैठे एक लड़के ने उनसे पूछा कि बिस्ट सोल कोर एसेंस की तकनीक क्या होती है, जिस पर एल्डर रविंद्र उस लड़के को बताते ही कि बिस्ट सोल कोर एसेंस तकनीक क्या होती है और वो कैसे काम करती है। उन्होंने उन सबको ये भी बताया कि ऐसी तकनीक हमारे पूरे साहनी परिवार के अंदर केवल 2 लोगों के पास ही है, परिवार हेड राजा किशोर और एक सेंट एल्डर गोपाल, बस उन्हीं के पास ही ऐसी तकनीक है। बाकी पूरे साहनी परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ऐसी कोई तकनीक है। एल्डर रविंद्र ने जब सबको उस तकनीक के बारे में बताया तब उन लड़कों के चेहरे का रंग और उनके माथे पर पसीना नजर आने लगा। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी तकनीक जो पूरे साहनी परिवार में महज 2 लोगों के पास ही है, वैसी तकनीक इस लड़के के पास है। काले रंग के कपड़े पहने वो 5 आदमी भी उस तकनीक को देखकर हैरान थे। इसलिए वो आदमी जो पहले उस आदमी को माना कर रहा था मयंक को बचाने से, वो बोला, सब तैयार रहना, इस लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए वरना वो हमें मार देंगी। उस आदमी के इतना कहते ही वो सभी लोग अपनी जगह पर खड़ा होकर तैयार हो गए अपना मूव करने के लिए। वही अरेना के अंदर मयंक के भी होश उड़े हुए थे रत्ना के पीछे खड़े लोमड़ी को देखकर। उसको ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी तकनीक है, लेकिन वो ये जरूर समझ गया था कि ये तकनीक बहुत ही खतरनाक है। इसलिए वो भी अपने भाले को आगे करते हुए उसमें अपनी शक्तियां भेजने लगा ताकि वो उस भेड़िए के हमले से अपना बचाव कर सके। वही रत्ना अपने पीछे उस दैत्य लोमड़ी के तैयार हो जाने के बाद हंसते हुए कहता है, लड़के तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें हराने के लिए मैं अपनी इस दैत्य लोमड़ी की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद रत्ना अपने पीछे खड़े शक्तियों से बने उस दैत्य लोमड़ी को मयंक पर हमला करने का इशारा किया। उसके ये ईसरा करते ही वो लोमड़ी किसी
बंदूक से निकली गोली की रफ्तार में आगे बढ़ते हुए मयंक पर अपने पंजे से हमला किया। उस लोमड़ी का पंजा लगते ही मयंक सरकते हुए पीछे चला जाता है, लेकिन वो लोमड़ी मयंक पर एक बार हमला करने के बाद रुकती नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते हुए बार बार मयंक पर हमला करती ही रहती है। मयंक उस लोमड़ी के इतने हमले की वजह से अब बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसके शरीर के बहुत से हिस्सों से खून भी निकल रहा था। मयंक को इस हाल में देखकर काले कपड़े पहने वो पांचों लोग आगे बढ़कर मयंक की मदद करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि मयंक अपने भाले के साथ कुछ कर रहा है, इसलिए वो सभी रुक गए और मयंक को देखने लगे। वही मयंक अपने शरीर से शक्तियां निकलते हुए अपने भाले में भरता जा रहा था। कुछ देर में ही वो भाला पूरी तरह से शक्तियों में लिपट गया था। मयंक अपनी पूरी शक्तियों अपने भाले में भरने के बाद अपनी तरफ आती भी उस लोमड़ी को देखता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब यह करना ही होगा। जिसके बाद वो अपने भाले को दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर उठता है। मयंक को अभी भी अपने दैत्य लोमड़ी का सामना करते देखकर रत्ना हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उसके साथ बेवकूफ भी, क्योंकि मेरे इस दैत्य लोमड़ी के सामने तुम्हारी कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी। वही मयंक तो अपने भाले को ऊपर उठाने के बाद उस लोमड़ी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, स्वर्गीय बिजली भाला, और अपने भाले से उस लोमड़ी पर हमला कर दिया। मयंक का वो भाला जो पहले काले रंग का था और जो शक्तियों से ढका हुआ था, वो देखते ही देखते एक बड़ी सी बिजली में बदल गई और अपनी तरफ आती हुई लोमड़ी से टकरा गई। मयंक का वो भाला जैसे ही रत्ना के शक्तियों से बने उस दैत्य लोमड़ी से टकराया, वहां पर एक विस्फोट हुआ और उसमें से शक्तियों की एक लहर निकलकर रत्ना और मयंक दोनों से टकरा गया। विस्फोट से निकले शक्तियों के उस लहर से टकराते ही दोनों उड़ते हुए दूर जा फिकते हैं। उस विस्फोट के होते ही पूरे अरेना के अंदर एक शांति फैल जाती है। उस मुकाबले को देख रहे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो सब अपने मुंह और आंखें खोल अरेना के अंदर ही देखे जा रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी की आवाज गूंजती है, इस लड़के ने रत्ना के दैत्य लोमड़ी के तकनीक को खत्म कर दिया। उस आदमी के इतना कहते ही एक बार फिर से सभी लोग होश में आए और देखने लगे अरेना के अंदर जमीन पर गिर दोनों लड़कों को। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने रत्ना के दैत्य लोमड़ी तकनीक को अपने भाले की मदद से खत्म कर दिया है। विश्वास हो भी तो कैसे, आखिर ये बात ही कुछ ऐसी थी। अगर उन्होंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो कभी विश्वास ही नहीं कर पाते कि किसी योद्धा ने अपने हथियार की मदद से किसी बिस्ट सोल कोर की तकनीक को खत्म करने में कामयाब रहा होगा। उनकी इन हैरानी से दूर अरेना के अंदर तो मयंक और रत्ना बुरी तरह से घायल पड़े हुए थे। मयंक की चोट रत्ना की चोटों से बहुत ज्यादा अधिक थी, जबकि रत्ना के मुंह से बस खून ही निकल रहा था। तभी वो दोनों एक साथ खड़े होने की कोशिश करने लगे और कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो दोनों खड़े हो भी गए। खड़ा होने के बाद रत्ना मयंक की ओर देखता, जो अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। तब रत्ना मन ही मन सोचता है कि इस लड़के ने मेरी दैत्य लोमड़ी की तकनीक को भी रोक दिया। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचते हुए वो जमीन पर गिर जाता है। रत्ना के गिरते ही वहां पर मयंक के जीत की घोषणा कर दी जाती है। मयंक अपने जीत की घोषणा को सुनकर उस तरफ देखता है जिधर रत्ना गिरा हुआ था, जिसके बाद वो एल्डर रविंद्र की तरफ मुड़ता है और फिर वो भी जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आखिर मयंक ने कैसे रोक दी थी रत्ना के इस खास तकनीक को? अब क्या करेगा मयंक अपने आगे के मुकाबलों में? क्या वो हार जाएगा अपना अगला मुकाबला और हो जाएगा बाहर इस प्रतियोगिता से? आखिर क्या होती है ये बिस्ट सोल कोर एसेंस की तकनीक और क्यों मदद कर चाहते थे को पांचों लोग मयंक की? आखिर किसने भेजा है उन्हें? एपिसोड 26 मयंक पहुंच गया प्रतियोगिता के दूसरे चरण में। मयंक ने रत्ना को हराने के बाद बेहोश हो गया था। अगली बार जब उसको होश आया तब वो एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मयंक होश में आने के बाद जब अपने आसपास की तरफ देखा तब उसको अपने चारों तरफ और भी बहुत से बिस्तर लगे हुए थे जिन पर बहुत से लड़के घायल होकर पड़े हुए थे। मयंक ने जब ध्यान से उस कमरे को देखा तब उसको समझ आया कि ये तो एकेडमी की चिकित्सा रूम जहां पर प्रतियोगिता में घायल हुए योद्धाओं को लाया जाता था और उसका इलाज किया जाता था। ये समझ में आते ही मयंक ने वही काम कर रही एक लड़की को आवाज देता है। मयंक की आवाज सुनकर वो लड़की मयंक के पास आई और अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए उससे बोली, राजकुमार मयंक, आपको होश आ गया, अच्छा है, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए। आपके रक्षक साथी अभी यहाँ से गए हैं कुछ लाने के लिए, इसलिए आप यहीं पर आराम करें। उस लड़की की बात को समझते हुए मयंक वहीं पर बैठ जाता है और अपने मुकाबले के दौरान क्या हुआ ये सोचने लगता है। उसको याद आता है कि जब वो रत्ना के साथ लड़ रहा था तब उसने अपनी शक्तियों की मदद से एक बिस्ट को बना लिया था। वो तकनीक कितनी ज्यादा खतरनाक थी।
मयंक सोचता रहा था अगर उसने उस समय पर अपने स्वर्गीय बिजलियों से बने भाला तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता तब वो सैयद मारा भी जा सकता था। सच में वो तकनीक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। जब मयंक दूसरी बार तकनीक लाइब्रेरी में गया था तब मास्टर राकेश ने उसको ये तकनीक दी थी और उसको ये तकनीक सीखने में भी मदद की थी। स्वर्गीय बिजलियों से बना भाला तकनीक एक अर्थ रैंक एक सेंटियर की तकनीक है। ये तकनीक पूरे साहनी परिवार की एक बहुत की खास तकनीक है। इस तकनीक को साहनी परिवार केवल वही लोग सीख सकते थे जिनकी शक्तियां चक्रीय लेवल 5 या फिर उससे ज्यादा हो। मयंक की शक्तियां अभी चक्रीय लेवल 1 पर ही थी, लेकिन एल्डर गोपाल के कहने पर मास्टर राकेश ने मयंक को ये तकनीक दी थी और उसको ये तकनीक सीखने में भी मदद की थी ताकि मयंक जल्द से जल्द इस तकनीक को सीख सके और मयंक ने इस तकनीक को सीख भी लिया था। खैर जल्द ही वहां पर नीरज आ जाता है और आते वो मयंक की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। मयंक को कुछ समझ में नहीं आता कि नीरज आखिर उसको देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है, इसलिए वो उससे पूछता है, अंकल क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? जिस पर नीरज उसको कुछ बोलने के बजाय अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकलते हुए देता है और उससे कहता है, तुम इसे जल्दी से पी लो, ये तुम्हारे चोटों को जल्दी से ठीक करने और उन्हें भरने में मदद करेगी। मयंक बिना कोई सवाल किए नीरज के हाथ से वो बोतल लेते हुए पी जाता है। उस बोतल के अंदर के लिक्विड को पीते ही मयंक को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगती है, इसलिए वो थोड़ा हैरान होते हुए नीरज से पूछता है, अंकल ये कौन सी लिक्विड थी, इसको पीते ही मुझे अपने अंदर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जिस पर नीरज उसको बताता है, चोटों को जल्दी से ठीक करने वाली एक एनर्जी फ्लूइड है जो प्रतियोगिता के दौरान घायल हुए सभी योद्धाओं को दिया जाता है ताकि वो सब अपने चोटों को जल्दी से ठीक कर सके। नीरज की बातें सुनकर मयंक के आंखों में चमक आ जाती है, इसलिए वो उससे पूछता है, तो क्या आपके पास ऐसी और बोतलें हैं? अगर है तो आप मुझे दो ना ताकि मैं जल्दी से अपने इन चोटों को ठीक कर सकूं और प्रतियोगिता में अपने अगले मुकाबले को लड़ सकूं। मयंक की बात सुनकर नीरज के चेहरे पर एक उदासी नजर आने लगती है और वो मयंक को बताता है, तुम अपना अगला मुकाबला नहीं लड़ सकते। इसका क्या मतलब है कि मैं अपना अगला मुकाबला नहीं लड़ सकता? मयंक कंफ्यूज होते उनसे पूछता है। तब नीरज उसको बताते हैं, मयंक तुम यह पर पूरे एक दिन से बेहोश हो और तुम्हें अभी होश आया है। तुम्हारा अगला मुकाबला कल सुबह में है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ठीक हो पाओगे कि तुम अपना अगला मुकाबला लड़ सको या फिर जीत सकोगे। बात रही एनर्जी फ्लूइड की तो वो किसी योद्धा केवल 3 बोतल्स ही मिलती है। जब तुम्हें होश नहीं आया था तभी तुमको 2 बोतल पिला दिया गया था, इसलिए ये बोतल आखिरी थी और अब हमारे पास कुछ नहीं है। जब नीरज ने मयंक को बताया कि वो पूरे एक दिन से बेहोश था और उसका अगला मुकाबला कल सुबह में ही है, तब उसके चेहरे पर भी उदासी नजर आने लगी। मयंक भले ही अपना अगला मुकाबला लड़ना चाहता था, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो कल सुबह तक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता और बिना किसी एनर्जी फ्लूइड के तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो उदास हो गया। लेकिन उदास होने के साथ वो खुद से थोड़ा नाराज और डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे याद आया कि उसको बताया गया था कि पहले चरण के टॉप 200 योद्धाओं को ही दूसरे चरण में प्रवेश मिलेगा, जिसका मतलब ये था कि अगर मयंक पहले चरण के खत्म होने तक टॉप 200 के अंदर नहीं रहा तब वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। ये सोचते हुए उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। मयंक को ऐसे डरते देखकर नीरज ने उसको बताया, तुम ज्यादा चिंता न करो, तुम दूसरे चरण में जरूर पहुंच जाओगे, मुझे प्यार भरोसा है कि तुम्हारा रैंक टॉप 200 के अंदर ही रहेगा। खैर ऐसे ही वो दोनों बातें करते रहे, जिसमें मयंक को पता चला कि विनीता और अभिलाष ने भी अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया है। उन सभी का अगला मुकाबला कल और परसों है, जिसमें उनका रैंक डिसाइड होगा। ऐसे ही 5 दिन बीत गया और इन 5 दिनों में मयंक अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और प्रतियोगिता का पहला चरण भी समाप्त हो चुका था, जिसमें सभी योद्धाओं का रैंक भी सामने आ चुका था। अभिलाष, अर्पिता और विनीता तीनों का ही रैंक टॉप 50 में था और जैसा नीरज ने कहा था मयंक का रैंक भी 173 था। इसका मतलब ये था मयंक भी दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। लेकिन विकास अपना 2 मुकाबला हार गया था, जिस वजह से उसका रैंक टॉप 200 से बाहर था और वो दूसरे चरण में प्रवेश पाने में नाकामयाब रहा था। प्रतियोगिता के पहले चरण के खत्म होने के बाद सभी योद्धाओं को 1 हफ्ते का छुट्टी मिला था ताकि वो सब अपने पार्टनर को चुन सके और उनके साथ अपना लड़ने का अपना कॉम्बिनेशन बना सकें। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में सभी 200 योद्धाओं को अपनी मर्जी से 2 योद्धाओं की टीम बनाने दिया जाता था, जिसमें कोई योद्धा अपनी पहचाने के किसी भी योद्धा के साथ मिलकर अपना टीम बना सकते थे। इसलिए दूसरे चरण में लड़ने के लिए अभिलाष और अर्पिता ने अपना एक जोड़ा बनाया था, इसलिए मयंक ने भी विनीता के साथ अपना जोड़ा बनाने के लिए पूछा और विनीता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो भी मयंक के साथ अपना मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गई। पहले विनीता मयंक को कुछ खास नहीं समझती थी, इसलिए वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी,
लेकिन जब उन सभी 1 महीने तक एक साथ मिलाकर प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस किया था तब वो मयंक को समझने लगी थी और कहीं न कहीं वो उसे अपना दोस्त मानने लगी थी। इसलिए ही जब मयंक ने विनीता से पूछा अपने साथ मिलाकर टीम बनाने के लिए तो वो मान गई थी। खैर जल्द ही एक हफ्ता बीता गया और इस दौरान सभी 100 टीमों के सभी 3 मुकाबले भी तय कर दिए गए थे। मयंक और विनीता का पहला मुकाबला पंचांग दल के योद्धा, दूसरा मुकाबला विश्वा परिवार के योद्धा जबकि उनका तीसरा मुकाबला रावत परिवार के योद्धाओं के साथ था। जब मयंक को पता चला कि उनका तीसरा मुकाबला रावत परिवार के योद्धाओं के साथ था तब उसे सोनाक्षी की याद आने लगी और वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कड़वाहट भरी आवाज में बोला, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करना सोनाक्षी, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। जब प्रतियोगिता का दूसरा चरण हुआ तब मयंक और विनीता ने मिलकर बड़े ही आसानी से अपने शुरुआती 2 मुकाबलों को जीत लिया था। उनके अलावा अभिलाष और अर्पिता ने भी अपना 2 मुकाबला जीत लिया था और उनका तीसरा मुकाबला जब हुआ तो उसमें अभिलाष और अर्पिता दोनों ने ही अपनी शक्तियों का बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया और अपने तीसरे मुकाबले को भी जीत लिया। अभिलाष और अर्पिता के तीनों मुकाबले जितने मतलब था कि उन दोनों ने ही प्रतियोगिता के तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है, इसलिए ही सभी लोग बहुत खुश थे। मयंक भी अपना तीसरा मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता के तीसरे चरण में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता था। इसलिए जब मयंक और विनीता का मुकाबला होने वाला था उसके पहले उन दोनों ने ही अपना बहुत सारा समय एक साथ प्रैक्टिस करने में लगाया था। अगले दिन जब अरेना के अंदर उनके मुकाबले का अनाउंसमेंट हुआ तब मयंक और विनीता दोनों ही अरेना के अंदर आ गए और रावत परिवार के दोनों योद्धाओं के आने का इंतजार करने लगे। उनके आने के कुछ देर बाद ही 2 लड़के अपने हाथों में तलवार लिए अरेना के अंदर आते हैं, जिसके बाद मयंक और विनीता के सामने खड़े हो जाते हैं। मयंक ने जब ध्यान से उन दोनों लड़कों को देखा तब वो उनको पहचान गया। ये दोनों वही लड़के थे जो मयंक को पहले भी दिख चुके थे अविनाश और अमन के साथ। इसलिए वो विनीता से कहता है, विनीता तुम इस मुकाबले के दौरान तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों ही हमें हराने के बजाय हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब विनीता ने मयंक की बात सुनी तब वो भी समझ गई कि मयंक उससे क्या कहना चाहता है। असल में मयंक ने पहले ही सबको अपने और सोनाक्षी और रावत परिवार के बीच हुई सभी बातों को बता दिया था, जिससे विनीता को भी यह समझ में आ गया था। इसलिए ही उसने मयंक की बातों को इग्नोर न करते हुए ध्यान से सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावत परिवार के वो दोनों योद्धा बड़े ध्यान से मयंक को देखते जा रहे थे। उन दोनों ने ही मयंक के बारे सुना था कि कैसे कुछ ही पहले तक उसके पास कोई साधना का आधार नहीं था, लेकिन अब मयंक के पास न केवल साधना कर सकता था बल्कि उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 1 पर है, जो को बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर वो दोनों मयंक को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसकी वजह ये थी कि भले ही मयंक की शक्तियां चक्रीय लेवल 1 में और उसकी ताकत कितनी अभी अधिक हो, लेकिन उन दोनों की शक्तियां भी चक्रीय लेवल 2 पर थी, जो कि मयंक से 1 लेवल अधिक थी। इसलिए ही वो दोनों मयंक को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। तो क्या होगा आगे मयंक और विनीता के साथ उनके अगले मुकाबले में? क्या वो दोनों जीत पाएंगे रावत परिवार के इन दोनों योद्धाओं से और बना पाएंगे अपना जगह मुकाबले के अंतिम चरण यानी फाइनल्स में, या फिर है कर ये मुकाबला हो जाएंगे बाहर इस प्रतियोगिता से? क्या होगा आगे? एपिसोड 27 रावत परिवार के योद्धाओं के साथ मुकाबला। अभिलाष और अर्पिता दोनों ही अपने दूसरे चरण के सभी तीनों मुकाबलों को जीतकर प्रतियोगिता के अंतिम चरण यानी फाइनल्स में पहुंच चुके थे। अब अगला मुकाबला मयंक और विनीता का था। अगर वो दोनों मिलकर इस मुकाबले को जीत लेते तब वो दोनों भी प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंच जाते, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि उनका मुकाबला इस बार रावत परिवार के 2 लड़के के साथ थी। अरेना के अंदर आने के बाद मयंक और विनीता दोनों ही अपने सामने खड़े 2 लड़कों को ध्यान से देखे जा रहे थे। वो लड़के वही दोनों थे जिनके साथ आज मयंक और विनीता का मुकाबला होने वाला था। रावत परिवार के दोनों योद्धा अरेना के अंदर आने के बाद बस मयंक को ही देखे जा रहे थे और विनीता के ऊपर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर उन्हें बस मयंक ही दिखाई दे रहा था। खैर जल्द ही मुकाबला शुरू करने का ऐलान हुआ। मुकाबला शुरू होते ही उन दोनों लड़कों ने अपने हथियारों को निकाल लिया। उन दोनों के पास वो तलवारें थीं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। अपनी तलवारों को निकलने के बाद उन दोनों लड़कों ने बिना देर ही एक साथ मिलाकर मयंक पर हमला कर दिया। उन दोनों को अपने तरफ हमला करते देखकर मयंक अपना बचाव करने के लिए तैयार हुआ और उनके हमले को रोकने के लिए अपने भाले को निकल लिया। लेकिन तभी उन दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया, जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने आगे बढ़ते हुए ही अपना रुख मयंक से मोड़कर विनीता की तरफ कर लिया। उन दोनों को ही अपना रुख अपनी तरफ से हटाकर विनीता की तरफ मोड़ते देखकर मयंक के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और चीखते हुए बोला, विनीता ध्यान से, ये हमला तुम्हारे ऊपर करने वाले हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों ही लड़के विनीता के पास पहुंच गए थे।
विनीता के पास पहुंचते ही उन दोनों ने अपनी अपनी तलवारों से विनीता के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों के हमला करते ही उनकी तलवारें विनीता को बीच से चीरते हुए निकल गई। अपना हमला कामयाब होते देखकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी और वो दोनों इंतजार करने लगे विनीता के दर्द से भरी आवाज को सुनने के लिए। लेकिन जब कुछ देर बाद तक भी उन्हें कोई दर्द से भरी आवाज नहीं सुनाई दी तब वो दोनों थोड़े कंफ्यूज नजर आने लगे और अपना सिर उठाते हुए वहां देखा जहां पर कुछ देर पहले तक विनीता खड़ी थी और जहां पर उन्होंने अपना हमला किया था, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर उन दोनों को थोड़ी हैरानी हुई और वो दोनों ही पीछे मुड़ते हुए मयंक की तरफ देखते हैं, जिसके पीछे अब विनीता खड़ी थी और उन दोनों को ही देख रही थी। विनीता को अपने हमले के वार से बचते देखकर उन दोनों को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमने तो अपने हमले से सीधा उसको ही निशाना बनाया था, फिर भी हमारा हमला खाली कैसे हो सकता है। वही इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग भी मयंक और विनीता के इस मूव को देखकर थोड़े हैरान थे। उन्हें हैरानी हो रही थी मयंक और विनीता दोनों ने मिलकर रावत परिवार के दोनों योद्धाओं के हमले को विफल कर दिया था। वही दर्शकों के बीच में बैठे एल्डर रविंद्र भी मयंक और विनीता को रावत परिवार के योद्धाओं से बचते देखकर मुस्कुराते हुए सोच रहे थे, कैसे उन्होंने कल रात मयंक और विनीता दोनों को ही बुला उन्होंने रावत परिवार के इन दोनों के बारे में बताया था। उन्होंने ने मयंक और विनीता को बताया था कि वो दोनों योद्धा मुकाबले के शुरुआत में ही अपना ध्यान किसी एक योद्धा पर रखते हैं और उस पर अपना पहला हमला भी करते हैं, लेकिन उनका वो इस पर नहीं होता जिस पर उन्होंने पहले किया होगा, बल्कि वो दोनों बीच में ही अपना टारगेट बदलते हुए उस दूसरे योद्धा के तरफ चले जाते हैं जो कि इस मूव के लिए तैयार नहीं होता और वो घायल हो जाता है। वही अरेना के अंदर मयंक और विनीता भी यही सोच रहे थे कि कैसे एल्डर रविंद्र ने उन दोनों को इस बारे में बताया था। अगर उन्होंने हमें ये सब कुछ नहीं बताया होता तो शायद विनीता अभी बहुत बुरी तरह से घायल होती। रावत परिवार के दोनों लड़के अभी भी मयंक और विनीता को घिरते हुए देख रहे थे और दोनों एकदम से हमला कर देते, लेकिन इस बार वो दोनों ने अलग अलग हमला किया था। पहले योद्धा ने मयंक जबकि दूसरे योद्धा ने विनीता पर किया था। उन दोनों को अपने ऊपर हमला करते देखकर मयंक और विनीता दोनों ही अपना भाला और तलवार निकलते हुए लड़ने के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते वो सब आपस में टकरा गए। रावत परिवार के दोनों ही योद्धा मयंक और विनीता पर हमला किए हो जा रहे थे और उन दोनों को हमला करने का मौका मिल ही नहीं रहा था। इस वजह से वो दोनों बस अपना बचाव किए जा रहे थे। वही उस मुकाबले को देख रहे सभी लोग बड़े ध्यान से उन चारों को लड़ते हुए देख रहे थे और कह रहे थे, इन चारों योद्धाओं की काबिलियत सच में बहुत ज्यादा है, खास तौर पे उस लड़के मयंक की। उसको अपनी शक्तियों को जागृत किए अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी युद्ध कौशल में निपुणता एक अलग ही लेवल पर है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, उस लड़के ने अपनी शक्तियों को अभी कुछ महीने पहले ही जागृत किया था, लेकिन फिर भी ये लड़का न केवल युद्ध कौशल में बेहतर है बल्कि तकनीक्स पर भी इस लड़के की समझ बहुत अच्छी है। तो वो पहला आदमी बोला, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें याद है जब इस लड़के का मुकाबला पहाड़ी परिवार के उस लड़के रत्ना के साथ थी, तब कैसे इस लड़के ने उसके बेस्ट सोल कोर की तकनीक को भी खत्म करनी कामयाब रहा था। और उस समय इसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था, लिखे लगता है कि वो तकनीक जरूर एक ह्यूमन रैंक 3 RD टियर की तकनीक होगी। तभी तो वो उस बेस्ट सोल कोर एसेंस की तकनीक को खत्म करने में कामयाब रहा था। वही उन लोगों के बगल में ही कुछ लोग और बैठे हुए थे जो कि उन दोनों आदमियों की बात सुनकर गुस्सा करते हुए कहते हुए उन दोनों आदमियों को ही देखे जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का अपनी गुस्से भरी आवाज में ही कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली और ताकतवर हो गए हो मयंक, लेकिन कोई बात नहीं, आज कुछ भी क्यों न हो जाए तुम्हें तो हराना ही होगा। ये बात जिसने कही थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रावत परिवार का अभिनाश था और उसके साथ ही बैठे रावत परिवार के बाकी सभी योद्धा, जिनके बीचों बीच बैठी थी एक लड़की जो कि अभिनाश की बड़ी बहन ऋतिका थी। ऋतिका भी प्रतियोगिता के दूसरे चरण में अपने सभी 3 मुकाबलों को जीतकर फाइनल्स में पहुंच चुकी थी। ऋतिका साथ उसका भाई राजीव और एक दूसरा लड़का भी फाइनल्स में पहुंच चुके थे, इसलिए ही वो सब आज यहां पर मुकाबले देखने आए थे। वो सब
अभी देख ही रहे थे कि तभी अरेना के अंदर मुकाबला कर रहे मयंक के सामने वाला योद्धा मयंक को अपनी तलवार से हिट करने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से वो बाएं हाथ से थोड़ा खून भी निकल रहा था। मयंक को घायल होते देखकर विनीता का ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से उसके साथ लड़ रहे योद्धा ने विनीता पर अपने मुक्के से हमला किया, जिसकी वजह से विनीता सरकते हुए दूर जा गिरी। विनीता को गिरते देख कर मयंक जल्दी से अपने आप को खड़ा करता है और उससे पूछता है, विनीता क्या तुम ठीक हो? जिस पर विनीता उससे कहती है, मैं ठीक हूं, तुम बस अपने मुकाबले पर ध्यान दो और जल्दी उसे हरा कर मेरी मदद करने आओ, क्योंकि मैं अकेले इसे नहीं हरा सकती। विनीता की बात समझते हुए मयंक हाँ कहता है और फिर अपना भाला उठाते हुए अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, बहुत हो गया, चलो अब इस मुकाबले को खत्म करते हैं। जिस पर वो लड़का हंसते हुए मयंक से कहता है, तुमने ठीक कहा, बहुत हो गया, चलो अब इस मुकाबले को खत्म करते हैं। ये कहते हुए ही वो लड़का मयंक की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, बर्फीले तलवार का हमला। उसके इतना कहते ही उसके हाथ में पकड़ी तलवार बर्फ में बदलने लगती है और उसी के साथ उसके शरीर से शक्तियां निकलते हुए उसके आसपास बर्फ की तलवारें बनाने लगती है। शक्तियों से बनी उन बर्फ के तलवारों के बन जाने के बाद वो लड़का उन तलवारों की मदद से मयंक पर हमला करता है। अपनी तरफ आ रही शक्तियों से तैयार हुई इन बर्फ की तलवारों को देखकर मयंक अपने भाले को आगे करते हुए शार्प स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन तलवारों को बीच में ही खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपने स्पीड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के पास पहुंच जाता है और उस पर अपने फ्लेमिंग पंच तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है। उस लड़के ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मयंक इतनी जल्दी दो तकनीकों को इस्तेमाल कर सकता होगा, इसलिए ही उसने वहां से हटाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब जब उस लड़के ने मयंक को अपने ऊपर फ्लेमिंग पंच तकनीक का इस्तेमाल करते देख रहा था, तब वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जिसके वजह से अगले ही पल मयंक का फ्लेमिंग पंच उस लड़के को लगा और उड़ते हुए दूर जा गिरा। मयंक के पंच लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो लड़का अपने मुंह पर आए खून को पूछते हुए मयंक से कहता है, सच में तुम शक्तिशाली तो हो और उसके साथ चालक भी, तभी तो तुमने मेरे हमले को रोकने के तुरंत बाद ही मेरे ऊपर अपना हमला कर मुझे घायल भी कर दिया। लेकिन अब तुम मुझे देखो कि कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस लड़की दोस्त को हारता हूं। इतना कहने के बाद वो लड़का हंसते हुए अपने अपने तलवार को ऊपर उठाते हुए चिल्लाता है, बर्फ के शहंशाही तलवार और द स्वॉर्ड ऑफ ग्रेट आइस लीफ आपस में मिल जाओ। उसके ये कहते ही उसके शरीर से बहुत ही तेज रफ्तार में शक्तियां निकलने लगती है, जो उस लड़के के दाएं और बाएं तरफ इकट्ठा होने लगती है। वो शक्तियां इकट्ठा होते हुए उस लड़के के दोनों तरफ दो बड़ी तलवारों में बदल जाती है, जिसके बाद वो लड़का उन दोनों तलवारों को अपनी शक्तियों की मदद से एक दूसरे में मिलने लगता है। उसके ऐसा करते ही उस लड़के के दोनों तरफ दिख रही तलवारें एक दूसरे से मिलने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों तलवार एक दूसरे में मिलकर एक बड़ी सी तलवार में बदल जाती है। वही अरेना से बाहर कुर्सियों पर बैठे रावत परिवार के लोग उस लड़के को उन दोनों तलवारों को मिलते देखकर हैरान थे, इसलिए वो लड़की जिसका नाम रितिका था वो हैरान होते हुए कहती है, क्या इसने उस लड़के मयंक को हराने के लिए अपने दो सबसे खास तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी एक दूसरे के साथ मिलाकर? क्या सच में ये लड़का इतना शक्तिशाली है? आखिर क्या होगा अब आगे मयंक और विनीता के साथ? रावत परिवार के उस लड़के ने मयंक को हराने के लिए क्यों किया था अपनी दो सबसे ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल? कौन जीतेगा इस मुकाबले को और पहुंचेगा प्रतियोगिता के फाइनल्स में? एपिसोड 28 रावत परिवार के योद्धाओं के साथ मुकाबला 2। रावत परिवार के उस लड़के को अपनी दो तकनीकों के एक साथ मिलते देखकर उस मुकाबले को देख रहे सभी लोग हैरान थे। कुछ लोग उस लड़के को बेवकूफ कह रहे थे कि कोई लड़का कैसे अपनी दो तकनीकों को एक साथ मिला सकता था, अगर इसमें थोड़ी भी गलती हुई तब वो बुरी तरह से घायल हो सकता था। जबकि कुछ लोग उसके इस मूव को देखकर उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। ये लड़का इतना बहादुर है कि अपने दो अटैकिंग तकनीकों को एक साथ मिला रहा था। एल्डर रविंद्र भी उस लड़के को इस तरह अपने दो अटैकिंग तकनीकों को मिलते देखकर हैरान और डरे हुए थे। उन्हें पता था कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर उनको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि अगर उस लड़के ने अपने इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिला लिया
तब उन दोनों तकनीकों के मिलने से बनी तीसरी तकनीक बहुत ही खतरनाक होगी, जिसमें मयंक बहुत ही बुरी तरह से घायल हो सकता था। वही रावत परिवार की तीसरी राजकुमारी रितिका तो उस लड़के को अपनी इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिलते देखकर धीमी आवाज में कहती है, मुझे याद है कि जब इस लड़के ने पिछली बार अपनी इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिलाया था, तब तो उसके आगे एल्डर को भी पीछे हटना पड़ा था, और ये लड़का यहाँ पर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वो इस लड़के को हराने के लिए क्या सच में ये लड़का इतना शक्तिशाली है? अरेना के अंदर मयंक अभी भी उस लड़के को बड़े ध्यान से दोनों तकनीकों को मिलते देखे जा रहा था और सोच रहा था, इस लड़के की ये दोनों ही तकनीकें हाई टीयर की है, जो बहुत ही शक्तिशाली होती है, और यह पर तो ये ऐसी दो तकनीकों को एक साथ मिला रहा है। इसका मतलब अब जो तकनीक बनेगी वो तकनीक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। जिसके बाद मयंक भी अपने भाले को दोनों हाथों में पकड़कर आगे करते हुए उसको ऊपर उठता है और चिल्लाकर कहता है, स्वर्गीय बिजलियों से बना भाला जागृत हो। मयंक के इतना कहते ही उसके शरीर से शक्तियों से बनी बिजलियां निकलकर एक दूसरे से मिलने लगती है। मयंक के शरीर से निकल रही शक्तियों से बनी वो बिजलियां एक दूसरे मिलते हुए एक भाले का रूप लेने लगती है। मयंक को अपनी शक्तियों को बिजलियों में बदलते और उन बिजलियों की मदद से एक भाला बनाते देखकर पूरे अरेना के अंदर एक शांति छा जाती है, क्योंकि अपनी शक्तियों को बिजलियों में बदलना कुछ ऐसा काम था जो कुछ ही लोग कर पाते थे। इसलिए जब उन्होंने मयंक को अपनी शक्तियों को बिजलियों में बदलते देखा तब वो कुछ न कह सके। वही एल्डर रविंद्र मयंक को इस तकनीक का इस्तेमाल करते देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, इस लड़के ने इस तकनीक को के दूसरे भाग को भी सीख लिया है, लेकिन ये लड़का ऐसा कैसे, भला कोई आदमी इतने कम समय इस तकनीक के दूसरे भाग को कैसे सीख सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। स्वर्गीय बिजलियों का भाला 8 एक अर्थ रैंक एक सेंटियर की तकनीक थी जो 3 भाग में बटी हुई थी। उस तकनीक के पहले भाग को स्वर्गीय बिजली भाला कहते हैं। जब कोई योद्धा इस तकनीक के पहले भाग को सीख लेता था तब वो योद्धा लड़ाई के समय अपने भाले में शक्तियां भरते हुए अपने भाले को एक बिजली में बदल सकता था। मयंक ने रत्ना के साथ हुए मुकाबले के दौरान अपने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। स्वर्गीय बिजलियों का भाला 8 के पहले भाग को सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसलिए कोई भी योद्धा 1 से 2 महीनों के अंदर इस तकनीक के पहले भाग को सीख सकता था। इसलिए ही जब रत्ना के साथ हुए मुकाबले में मयंक ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था तब एल्डर रविंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि मयंक किसी भी तकनीक को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरह से सीख लेता था। लेकिन जब उन्होंने आज देखा कि मयंक स्वर्गीय बिजलियों का भाला 8 के दूसरे भाग का इस्तेमाल कर रहा है, तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि स्वर्गीय बिजलियों का भाला 8 के दूसरे भाग को सीखना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें अच्छे से पता था कि पूरे साहनी परिवार के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपने हथियार के तौर पर एक भाला रखते हैं। जो लोग भी भाला रखते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि इस तकनीक को सीखने के लिए योग्य है। योग्य होने के बावजूद भी बहुतों ने इस तकनीक को नहीं सीखा है, और जिन्होंने भी इस तकनीक को सीखा है उनमें से भी मुश्किल से 4 या 5 लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने स्वर्गीय बिजलियों का भाला 8 को उसके दूसरे भाग तक सीखा है। उन लोगों में एल्डर उमेश्वर और मयंक का रक्षक नीरज भी शामिल था, लेकिन उन दोनों को ही इस तकनीक को सीखने में 2 साल से भी अधिक का समय लगा था, और मयंक ने उस भाला 8 को महज कुछ महीनों में सीख लिया था। इसलिए ही एल्डर रविंद्र हैरान थे। खैर, अरेना के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब पूरे अरेना के अंदर बर्फीली हवाएं और बिजली की शक्तियों को महसूस किया जा सकता था। उन दोनों शक्तियों को महसूस करने के बाद विनीता और उसके साथ लड़ रहा लड़का दोनों ही रुक गए थे और मयंक के ऊपर बने बिजलियों के भाले और उस दूसरे योद्धा के सामने दिख रही बर्फीली तलवार को ही देखे जा रहे थे। जब रावत परिवार के इस योद्धा ने देखा कि मयंक ने उसके बर्फीले तलवार को रोकने के लिए अपनी शक्तियों की मदद से एक बिजलियों का भाला बनाया है, तब उसको हैरानी हुई। लेकिन फिर वो हंसते हुए मयंक से कहता है, तुम सच में एक काबिल योद्धा हो, क्योंकि तुमने बहुत ही कम समय में इतनी खास और शक्तिशाली तकनीकों को सीख लिया है। अगर तुम साहनी परिवार से संबंधित नहीं होते तो मैं तुम्हें जरूर अपना दोस्त बनाता, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम उनसे जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें ये मुकाबला हारना ही होगा। जिसके बाद वो अपने सामने दिख रही बर्फीली तलवार को मयंक की तरफ भेजते हुए उससे कहता है, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से किसकी तकनीक ज्यादा देर तक टिक पाती और किसकी तकनीक फूस हो जाती है। उस लड़के को अपनी तरफ उस बर्फीली तलवार को फेंकते देख मयंक भी अपने उस बिजलियों के भाले को अपनी तरफ आ रहे उस तलवार की ओर भेज देता है। वो दोनों हथियार ही तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो दोनों हथियार जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते जा रहे थे, वहां उस अरेना के अंदर सभी को एक बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली ऑरा फैलता हुआ महसूस हो रहा था। वो शक्तियों का ऑरा इतना खतरनाक था कि उसको महसूस करने भर से सबको अपना शरीर कपती हुई महसूस होने लगती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो अरेना के अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई थी,
जिसके वजह से अरेना के अंदर हो रहे मुकाबले के दौरान इस्तेमाल हुई शक्तियां उस मुकाबले को देख रहे किसी दर्शक को नुकसान न पहुंचे, लेकिन फिर भी वो शक्ति जो अभी सबको महसूस हो रही थी उसकी वजह से सभी को डर लगने लगा था। उस शक्ति को महसूस करने के बाद एल्डर रविंद्र भी परेशानी भरी आवाज में कहते हैं, ये शक्तियां तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही है। अगर मयंक इन शक्तियों के चपेट में आया तब हो सकता है कि एक बार फिर से वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाए। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि तब तक अरेना के अंदर वो दोनों हथियार एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे और बस टकराने वाले थे। वही उस मुकाबले को देख रहे 5 लोग जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे वो सब भी उन दोनों हथियारों को एक दूसरे का पास आते हुए देखे जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी अपनी जगह पर खड़ा होता है और मयंक को बचाने के लिए आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एक आदमी उसका हाथ पकड़ते हुए उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। खुद को ऐसे रोक जाते देखकर वो आदमी रोकने वाले आदमी को देखते हुए नाराजगी भरी आवाज में उससे कहता है, लेकिन वरिष्ठ अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अगर मैं नहीं गया तो वो लड़का बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाएगा जैसे पिछली बार हुआ था। हालांकि कि पिछली बार तो वो लड़का बच भी गया था, लेकिन इस बार वो मर भी सकता है। उस आदमी को गुस्सा होते देखकर रोकने वाला वो दूसरा आदमी ऊपर आसमान में एक तरफ इशारा करते हुए उसको वहां पर देखने को कहता है। पहले तो वो आदमी उस दूसरे आदमी के इशारे को समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो उस तरफ देखता है जिधर देखने के लिए उस दूसरे आदमी ने इशारा किया था, तब वो हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में ये बूढ़े आदमी यहाँ पर आ गए और इस मुकाबले को देख रहे हैं? उस दूसरे आदमी ने जहां इशारा किया था वहां पर 3 बूढ़े आदमी हवा में उड़ रहे थे और अरेना के अंदर हो रहे मुकाबले को देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी अपना हाथ आगे करते हुए उसमें से अपनी शक्तियां निकालकर 4 गोले बनाता है, जिसके बाद वो आदमी उन 4 गोलों को आगे अरेना की तरफ भेज देता है। शक्तियों से बने 4 गोले तेजी से आगे बढ़ते हुए अरेना के अंदर उपस्थित 4 योद्धा यानी मयंक, विनीता और रावत परिवार के उन दोनों लड़कों को अपने अंदर ले लेती है, जिसके बाद शक्तियों से बने वो 4 गोले पारदर्शी सील्ड में बदल जाते हैं। जैसे ही वो 4 योद्धा उन सील्ड के अंदर आए, अरेना के अंदर वो बिजलियों का भाला और बर्फीली तलवार दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाती है, जिसके तुरंत बाद वहां पर एक विस्फोट होता है और शक्तियों की बहुत सारी लहरें निकलकर अरेना के अंदर खड़े 4 योद्धाओं के सील्ड से टकरा जाती है। जब कुछ देर के बाद शक्तियों की वो लहरें खत्म होती है, तब मुकाबले को देख रहे सभी लोगों को नजर आता है कि वो 4 योद्धा सील्ड से कवर है। उन 4 को सील्ड से कवर देख करके सभी की आंखें, जिसमें कुछ देर पहले तक हैरानी भरी थी, वो कंफ्यूजन में बदल जाती है। उस मुकाबले को देख रहे सभी लोगों ने सोचा था कि वो 4 इतनी खतरनाक शक्तियों की वजह से बुरी तरह से घायल हो जाएंगे, लेकिन उन सबको सील्ड में कवर देखकर सभी लोग की वो सोच गलत हो जाती है, जिसके कारण वो सभी लोग कंफ्यूज थे। मुकाबले को देख रहे सभी लोगों की तरह मयंक और बाकी तीनों भी कंफ्यूज थे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर ये सील्ड किसने लगाई थी, इसलिए वो सभी अपने आसपास देखने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आया तब वो सभी इस बात को नजरअंदाज करते हुए अपने मुकाबले पर फोकस करने का सोचते हैं। वही हवा में उड़ रहे उन तीनों बूढ़े आदमियों के आंखों में हैरानी देखी जा सकती थी। वो तीनों हैरान थे क्योंकि उन दोनों हथियारों के टकराने से जो शक्तियां निकली थी वो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थी। वो शक्तियां इतना ताकतवर थी कि उन शक्तियों से निकले लहरों से टकराने के बाद उनकी द्वारा बनाई सील्ड्स के ऊपर दरार पड़ गई थी। तो क्या होगा अब आगे इस मुकाबले में? मयंक, विनीता और उन दोनों लड़कों के साथ कौन थे वो तीनों बूढ़े लोग जिन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से बचाया था सबको? आखिर कौन जीतेगा इस मुकाबले को और पहुंचेगा प्रतियोगिता के फाइनल्स में? एपिसोड 29, मयंक और विनीता पहुंच गए फाइनल्स में। जब मयंक का भाला और इस दूसरे योद्धा की तलवार आपस में टकराई तब वहां अरेना के अंदर शक्तियों का भयंकर विस्फोट हुआ। वो विस्फोट इतना खतरनाक था कि उस विस्फोट से निकल रही शक्तियों की लहर से टकराने के बाद कोई चक्रीय लेवल का योद्धा भी बहुत बुरी तरह से घायल हो सकता था। लेकिन सही समय पर 3 बूढ़े आदमियों ने आकर मयंक और उसके साथ लड़ रहे सभी 4 योद्धाओं को अपने शक्तियों से ढक लिया, जिसके कारण वो सभी बच गए। लेकिन इस विस्फोट से निकली शक्तियों की लहर इतनी खतरनाक थी कि उन बूढ़े आदमियों के द्वारा बनाए गए शक्तियों के कवच पर भी दरार पड़ गई थी। अपने शक्तियों से बनाए हुए कवच पर दरार पड़ा देखकर वो तीनों बूढ़े आदमी हैरान थे, क्योंकि उनके शक्तियों से बनाया हुआ कवच इतना मजबूत था कि कोई ऐसा योद्धा किसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 9 पर हो वो भी इसे नहीं तोड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों योद्धाओं के हमले के टकराने से निकली शक्तियों के लहर से उस कवच पर दरार पड़ गया था। खैर, इन बातों से दूर अरेना के अंदर मयंक, विनीता और रावत परिवार के वो दोनों योद्धा अपने आप को शक्तियों के कवच में ढके देखकर तो हैरान थे। उन सब को समझ में ही नहीं आया कि इन शक्तियों के कवच को आखिर बनाया किसने है।
इसलिए वो सभी अपनी नजरें घुमाते हुए अपने चारों तरफ देखने लगे, लेकिन जब उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आया तब वो सब उसको नजरअंदाज करके अपने मुकाबले पर फोकस करने के सोचा और फिर वो सभी एक बार लड़ने के लिए तैयार हो गए। मयंक और उस दूसरे योद्धा जिसने अपनी शक्तियों की मदद से उस तलवार को बनाया था, वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनकी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो दोनों इस मुकाबले को खत्म करना चाहते थे, इसलिए ही वो एक बार फिर एक दूसरे से लड़ने लगे। हालांकि कि उनकी इस बार की लड़ाई में वो दोनों बस अपने हथियार का हो इस्तेमाल कर रहे थे। वही उन सब के इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग तो अभी भी हैरान थे और कुछ देर पहले अरेना के अंदर हुए उस विस्फोट के बारे में ही सोचे जा रहे थे। उस मुकाबले को देख रहे किसी भी आदमी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मुकाबला बस दो चक्रीय लेवल के योद्धा के बीच हो रहा था। वही एल्डर रविंद्र तो सभी को शक्तियों के बने कवच में ढके देखकर समझ गए थे कि वहां पर जरूर कोई ताकतवर योद्धा उपस्थित है जिसने इन सब की मदद की थी। खैर, अरेना के अंदर चल रहे मयंक और उस लड़के के बीच की लड़ाई अब बहुत ही धीमी पड़ चुकी थी, जबकि विनीता और रावत परिवार के उस दूसरे योद्धा के बीच अभी भी लड़ाई जारी थी। हालांकि उन दोनों की भी स्पीड और रिएक्शन बहुत ही धीमी पड़ गई थी। तभी विनीता के साथ लड़ रहा योद्धा विनीता को चकमा देते हुए अपने तलवार से मयंक पर हमले कर देता है। उस लड़के का वो हमला सीधा मयंक के पीठ पर जा रहा था, जो शायद मयंक लग जाता तब वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता। उस लड़के के हमले को मयंक की ओर बढ़ते देखकर विनीता अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मयंक की ओर भागते हुए उस पर अपने तलवार से हमला करती है, ताकि वो उस लड़के के किए हमले को विफल कर सके। और ऐसा होता भी है। विनीता का हमला उस लड़के के किए हमले से टकराकर उस हमले की खत्म कर देती है। लेकिन तभी उसको अपने तरफ भी एक हमला आता हुआ महसूस होता है। अपने तरफ आ रहे हमले को महसूस करके विनीता अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपने तलवार को इस तरफ करती है, लेकिन वो अपना बचाव करने में नाकामयाब रहती है। वो हमला विनीता के कंधे पर लग जाता है। विनीता को वो हमला लगते ही वहां पर एक घंटा बजता है। घंटा बजने की इस आवाज को सुनकर विनीता का चेहरे पर उदासी नजर आने लगती है और वो अपना सिर नीचे कर लेती है। उस घंटे के बजने का मतलब था कि वो मुकाबला समाप्त अब हो चुका है। जब विनीता पर हमला हुआ और उसी समय वो घंटा बजा तब विनीता समझ गई कि वो ये मुकाबला हार गए थे, इसलिए ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई थी और उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया था। लेकिन अगले ही पल जो ऐलान हुआ उसे सुनकर विनीता के चेहरे की उदासी कंफ्यूजन में बदल जाती है और वो अपना सिर उठाते हुए उस लड़के को देखती है जिसने उस पर हमला किया था। लेकिन वो भी ठीक विनीता की तरह कंफ्यूज था और उसको ही देख रहा था। उस घंटे के बजने के बाद वहां पर ऐलान हुआ था कि मयंक और विनीता ने इस मुकाबले को जीत लिया है। विनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये मुकाबला कैसे जीत सकते थे, जबकि अभी अभी उसको ही चोट लगी और वो घायल हुई थी। लेकिन फिर जब उसने मयंक की तरफ देखा तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसकी वजह ये थी कि मयंक ने अपने साथ लड़ रहे लड़के को हरा दिया था। इस प्रतियोगिता के नियम के अनुसार दूसरे चरण के मुकाबलों के दौरान जब किसी टीम का कोई भी एक योद्धा हारता तब उस टीम की हार होती थी। इसलिए ही जब मयंक ने उस लड़के को हरा दिया तब मयंक और विनीता की जीत हो गई थी। विनीता ने जब देखा कि मयंक ने उस लड़के को हरा दिया है तब वो दौड़ते हुए मयंक के पास गई और उसको गले लगा लिया। इस समय इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने मयंक को गले लगा लिया था। विनीता को खुद को गले लगाते देखकर मयंक कंफ्यूज नजर आने लगता है और वो विनीता से पूछता है, विनीता क्या तुम ठीक हो? मयंक की सवाल को सुनकर पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि मयंक उससे ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन जब उसको समझ आया तब उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और वो शर्माते हुए मयंक से दूर हट गई। वो मुकाबला खत्म होने के बाद मयंक और विनीता दोनों ही वहां से चले गए। इस मुकाबले को जीतने के बाद मयंक और विनीता ने भी दूसरे चरण के अपने सभी 3 मुकाबले जीत लिया था, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों भी अब फाइनल्स में पहुंच चुके थे। खैर, उस मुकाबले के खत्म हो जाने के बाद मयंक और विनीता दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनकी लगभग सारी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब मयंक अपने कमरे से निकलकर अपने दोस्तों के कमरों की तरफ जा रहा था तब रास्ते सभी लोग उसको देखकर उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। वो सभी बात कर रहे थे, अरे ये वही लड़का है न जिसने कल वो मुकाबला लड़ा था। तब एक दूसरा लड़का बोला, अरे हाँ, ये वही लड़का मयंक है जिसने कल वो मुकाबला लड़ा था। देखो तो ये अभी कितना छोटा है, लेकिन फिर भी ये कितना शक्तिशाली है। इसने उस लड़के को हराने के लिए कितना खतरनाक हमला किया था। तभी एक दूसरा लड़का बोला, अरे मैंने पता किया इस लड़के के बारे में, ये साहनी परिवार का एक योद्धा है और इसका नाम मयंक है। मैंने सुना है कि इसने अभी 3 महीने पहले ही अपनी शक्तियों को जागृत किया है।
लोग कहते हैं कि इस लड़के ने जब अपनी शक्तियों को जागृत किया था तो उस समय पर ही इस लड़के की शक्तियां चक्रीय लेवल पर थी। इतना कहने के बाद वो रुकता है। उस लड़के की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। आखिर ये बात ही कुछ ऐसी थी, अपनी शक्तियों को जागृत करते समय ही किसी शक्तियां चक्रीय लेवल पर होना, ये उन्होंने कभी नहीं सुना था। जिसके बाद वो लड़का अपनी बात जारी रखते आगे कहता है, अरे मैंने तो ये भी सुना है कि इस लड़के के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, पहली आग और दूसरी बिजली मूल तत्व। क्या सच में इस लड़के के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं? एक लड़का चीखते हुए बोला। जा इस लड़के के पास सच में 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, तभी तो ये लड़का इतना शक्तिशाली है और अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धा को भी हरा देता है। वहां पर सभी लोग हैरान थे मयंक के बारे में इतना सब जानकर। उन सबको अब मयंक से थोड़ी जलन भी महसूस होने लगी थी। आखिर उन सब अपनी शक्तियों को चक्रीय लेवल में लाने के लिए पता नहीं कितना समय लगा होगा, लेकिन इस लड़के पास शक्तियां तो अपनी शक्तियां जागृति के समय ही चक्रीय लेवल में था, और तो और इस लड़के के पास एक नहीं बल्कि 2 प्रकार के मूल तत्वों की शक्तियां हैं। अपने बारे में हो रही इन बातों से दूर मयंक जल्द ही एक कमरे के पास आ गया। उस कमरे के पास आने के बाद मयंक जल्दी से उस कमरे के अंदर जाता है, जहां पर वो देखता है अभिलाष, अर्पिता, विकास और उनके साथ कुछ और लड़के जिन्हें मयंक अच्छे से जानता था, वो सभी एल्डर रविंद्र के सामने बैठे हुए थे। एल्डर रविंद्र उन सभी को अपने युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए कुछ एडवाइस दे रहे थे। जब मयंक वहां पर गया तो एल्डर रविंद्र ने उसे भी बैठने को कहा। एल्डर रविंद्र की बात को आते हुए मयंक भी सभी के साथ वहीं पर बैठ गया और एल्डर रविंद्र की बातों को ध्यान से सुनने लगा। वो बता रहे थे, जब मुकाबले ग्रुप्स के बीच होते हैं, सभी योद्धाओं को केवल अपने विरोधी पर ही केंद्रित न करके उसको अपना ध्यान अपने सभी साथियों और उनके साथ लड़ योद्धाओं पर भी करना चाहिए। तुम सब के पास अभी लड़ाई करने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए तुम सब अभी लड़ाई के दौरान एक साथ कई जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम सब ये ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कभी तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो जाओ। जैसे कल मुकाबले के दौरान जब मयंक लड़ रहा था तब उसने अपना ध्यान केवल एक ही योद्धा पर केंद्रित किया था, जिस वजह से उस पर उस दूसरे योद्धा ने हमला कर दिया था। अगर विनीता सही समय पर रिएक्ट नहीं करती तब मयंक बुरी तरह से घायल हो सकता था। अभी एल्डर रविंद्र सभी को ये बातें बता ही रहे थे कि पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग पीछे मुड़ते हुए उस तरफ देखते हैं। कौन आया था वहां पर इस कमरे के अंदर, और आखिर विनीता ने क्यों मयंक को गले लगाया था? मयंक के पूछने पर क्यों शर्मा गई थी विनीता? और कौन थे वो तीनों बूढ़े लोग और क्यों बचाई थी मुकाबले के दौरान सभी योद्धाओं की जान? क्या विनीता करने लगी है मयंक को पसंद? क्या होगा आगे इस रोमांचक कहानी में? एपिसोड 30 फाइनल्स में टीम्स का बंटवारा। एल्डर रविंद्र सभी को मुकाबले के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में बता ही रहे थे कि वहां पर विनीता भी आ गई। वहां आने के बाद विनीता जल्दी से जाकर अमृता के पास बैठ जाती है। जल्द ही एल्डर रविंद्र ने सबको उनके मुकाबले के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में समझने के बाद प्रतियोगिता के फाइनल चरण के बारे बताना शुरू किया। सभी लोग प्रतियोगिता के फाइनल चरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से एल्डर रविंद्र की बातों को सुनने लगे। एल्डर रविंद्र उन सबको बताते हैं, प्रतियोगिता के पहले और दूसरे चरण में क्या हुआ ये तुम सब ने तो देखा ही, लेकिन प्रतियोगिता का फाइनल चरण में ये सब पूरी तरह से अलग होता है। उन्होंने बताया कि जैसे दूसरे चरण में सभी योद्धाओं को अपनी मर्जी से किसी भी एक योद्धा के साथ टीम बनाने दिया जाता था, वैसे ही इस चरण में भी टीम बनाया जाता है। लेकिन इस बार के टीम में 2 नहीं बल्कि 5 योद्धाओं की टीम बनाई जाती है। इतना कहने के बाद को रुकते हैं डॉट। फिर अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं, लेकिन इस चरण में योद्धाओं को खुद से टीम बनाने का मौका नहीं मिलता और इस चरण में ऐसा नहीं होता, बल्कि प्रतियोगिता के इस चरण टीम अकेडमी के एल्डर्स और टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है। आज प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आखिरी दिन है। आज दूसरे चरण के बचे हुए सारे मुकाबले खत्म हो जाएंगे। आज के सभी मुकाबलों के खत्म होने के बाद हमें फाइनल्स के टॉप 50 योद्धा मिल जाएंगे जो कि फाइनल्स में लड़ने वाले हैं। उन्होंने आगे बताया कि फाइनल में पहुंचे सभी 50 योद्धाओं को 10 अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाएगा, जिसके बाद उन सभी 10 टीम्स को 5-5 के 2 ग्रुप्स में विभाजित कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन दोनों ग्रुप्स के सभी टीम को अपने ग्रुप के बाकी सभी 4 टीमों के साथ मुकाबला करना होगा। एक बार जब सभी 10 टीमें अपने ग्रुप के सभी टीम्स के साथ मुकाबला कर लेगी तब उन सभी टीम्स को उनके जीत और हार के अनुसार रैंक दिया जाएगा। एल्डर रविंद्र जो कुछ भी बता रहे थे उन सभी बातों को सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वैसे तो मोटे तौर पर उन सबको इसके बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो सब इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते थे।
खैर एल्डर रविंद्र ने उन सबको आगे बताया, जब सभी टीम्स के सभी मुकाबले खत्म हो जाते थे तब उनके रैंक के अनुसार टॉप 4 टीमों को चुना जाता था। उन 4 टीमों में उपस्थित सभी योद्धाओं में से 10 ऐसे योद्धा जिनका प्रदर्शन इस पूरे प्रतियोगिता के अंदर सबसे बेहतर होता है, उनको उनके आगे की ट्रेनिंग और अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए हायर एकेडमी से आए ग्रेट एल्डर्स अपने साथ ले जाते थे। एल्डर रविंद्र की बातों को सुनकर अभिलाष थोड़े कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछता है, लेकिन वरिष्ठ, जब फाइनल चरण के सभी मुकाबले खत्म होने के बाद 4 टीमों को चुना जाता था तो फिर उन सभी 4 टीमों के अंदर कुल 20 योद्धा हुए, लेकिन फिर हायर एकेडमी से आए ग्रेट एल्डर्स केवल 10 योद्धाओं को ही अपने साथ क्यों ले जाते थे? मयंक भी एल्डर रविंद्र से यही सवाल पूछने वाला था, लेकिन जब अभिलाष ने ये पूछा तो वो भी बड़े ध्यान से एल्डर रविंद्र की ओर देखते हुए उनके सब कुछ बताने का इंतजार करने लगा। जिस पर एल्डर रविंद्र ने उन सबको बताया, भले ही हायर एकेडमी से आए ग्रेट एल्डर्स अपने साथ केवल 10 योद्धाओं को ही ले जाते थे, लेकिन वो जाने से पहले बाकी के 10 योद्धाओं को अपने पहचान का एक टोकन देकर जाते हैं। टोकन? लेकिन वो क्यों? अर्पिता पूछती है। तो एल्डर उन्हें बताते हैं, वो टोकन उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि वो सब उन टोकन की मदद से हायर एकेडमी में प्रवेश ले सके, लेकिन हायर एकेडमी में प्रवेश पाने से पहले उन सभी 10 योद्धाओं को एक टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट? लेकिन कैसा टेस्ट? अर्पिता फिर एक बार उनसे पूछती है। अर्पिता के पूछे सवाल को सुनकर एल्डर रविंद्र उन सभी को बताते 5/6, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि ये टेस्ट कैसे होता है और क्या होता है, लेकिन जब वो सभी 10 योद्धा उस टेस्ट को पास करने के बाद HIG हायर एकेडमी में पहुंचते हैं, तब उनको ग्रेट एल्डर्स के द्वारा दिए हुए उन टोकन्स की मदद से वहां पर प्रवेश मिल जाता है। ऐसे ही एल्डर रविंद्र ने उन सभी को उस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद जो कुछ भी होता था वो सब कुछ बताया और उसके बारे में समझाया, जिसके बाद वो सभी लोग अपने फाइनल्स के मुकाबले के लिए तैयारी में लग गए और ट्रेनिंग करने लगे। मयंक और विनीता भी अपनी खत्म हो चुकी शक्तियों को वापस रिकवर करने में लग गए। विनीता आज बार बार मयंक को देखे जा रही थी और उसको देखने के बाद वो हर बार शर्मा रही थी। हालांकि मयंक इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वो अपनी खत्म हो चुकी शक्तियों को रिकवर करने में लगा रहा। खैर ऐसे ही वो पूरा दिन बीत गया, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन शाम के समय उन सभी को एल्डर रविंद्र ने अपने पास बुलाया। एल्डर रविंद्र के बुलाने पर सभी कोई उनके पास गया, जहां पर एल्डर रविंद्र ने उन सभी को बताया, कल दूसरे चरण के सभी मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, इसलिए जैसा मैंने तुम सबको बताया था, दूसरे चरण के खत्म होने के बाद टॉप 50 योद्धा ही फाइनल में पहुंच पाते थे, तो आज उन सभी 50 योद्धाओं के नाम सामने आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वो रुकते हैं और अपने सामने बैठे सभी योद्धाओं देखते हैं, जिनके चेहरे पर साफ साफ नर्वसनेस देखी जा सकती थी। जिसके बाद वो अपनी बात जारी रखते हुए उन्हें बताते हैं, उन 50 योद्धाओं में तुम चारों का नाम भी है। लेकिन लेकिन क्या वरिष्ठ? अभिलाष पूछता है। तो एल्डर रविंद्र उसे बताते हैं, भले ही तुम सबका नाम टॉप 50 में है, लेकिन तुम सबको एक टीम में न रखकर अलग अलग टीम्स में रखा गया है। इसका क्या मतलब है वरिष्ठ? जिस पर एल्डर रविंद्र बताते हैं, मयंक और अभिलाष को एक टीम में जबकि अर्पिता और विनीता को दूसरी टीम में रखा गया है। अलग अलग टीम्स में रखा गया है, तो उसमें क्या परेशानी है? ये बात तो आपने हमें पहले ही बताया था, अभिलाष एक बार फिर कहता है। जिस पर एल्डर रविंद्र उन्हें बताते हैं, परेशानी है क्योंकि तुम सबको जिन टीम्स में रखा गया है उस टीम्स में जानते हो कि कौन कौन है। एल्डर रविंद्र के सवाल को सुनकर सभी लोग अपना सिरनामे हिला देते हैं और जानने के लिए उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब एल्डर रविंद्र उन सबको बताते हैं, अर्पिता और विनीता को जिस टीम में रखा गया है उस टीम में कुशवाहा परिवार की विशाखा, मंगोल परिवार की सिया और रावत परिवार की वो लड़की जिसका नाम रितिका है, वो शामिल है। जब उन सब ने इन तीनों लड़कियों का नाम सुना तब उन सबको हैरानी हुई। इसकी वजह ये थी कि इन तीनों ही लड़कियों का प्रदर्शन इस पूरे प्रतियोगिता के दौरान सबसे बेहतर था और उन सब ने लगभग अपने सारे मुकाबले जीते थे, इसलिए ही उन सबको हैरानी हो रही थी। लेकिन उन सबके हैरानी से अलग रावत परिवार के रितिका का नाम सुनकर तो मयंक को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको अच्छे से याद है, जब कभी भी उसका सामना रावत परिवार के किसी योद्धा से हुआ है तब उसका उसके साथ लड़ाई ही हुआ है, इसलिए ही वो थोड़ा उदास भी हो गया। लेकिन जब उसने एल्डर रविंद्र की आगे कही बातों को सुना तब उसके चेहरे की उदासी एक खुशी में बदल गई, क्योंकि एल्डर रविंद्र ने उन सबको बताया, मयंक और अभिलाष दोनों ही जिस टीम में है उस टीम में उनके अलावा आनंद परिवार से केशव आनंद और पहाड़ी परिवार के 2 योद्धा जिनका इस पूरे प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा वो है।
पहाड़ी परिवार का नाम सुनकर उन सभी को समझ में आ गया को एल्डर रविंद्र किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रतियोगिता में पहाड़ी परिवार के 3 योद्धाओं ने ही भाग लिया था, जिनमें से एक रत्ना था जिसका मुकाबला प्रतियोगिता के पहले चरण में मयंक के साथ हुआ था और वो हार गया था। लेकिन उसके अलावा उस परिवार की तरफ से भाग लिए 2 और योद्धा जिनका नाम श्रीनिवास और जितेंद्र था, उन्होंने पूरे प्रतियोगिता के दौरान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए ही सभी लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। उन सभी ने उन दोनों के बहुत से मुकाबलों को देखा था जिनमें उन्होंने अपने साथ लड़ रहे हर एक विरोधी को बड़े ही आसानी से हरा दिया था, इसलिए ही जब उन सब ने सुना कि इनकी टीम में वो दोनों शामिल है तो वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए। खैर, यहाँ से सब कुछ जानने के बाद अगले दिन मयंक और अभिलाष पहाड़ी परिवार के योद्धाओं से मिलने का सोचकर उनके पास जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचे तब पहाड़ी परिवार के सभी योद्धा उन दोनों अजीब नजरों से देख रहे थे। मयंक और अभिलाष ने देखा वहां पर कुल 5 लोग थे, जिनमें रत्ना भी शामिल था और वो भी उन दोनों को ही देखे जा रहा था। सभी को ऐसे खुद को देखते देखकर अभिलाष आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, मेरा नाम अभिलाष है और ये है मेरा दोस्त मयंक, हम दोनों यहाँ पर श्रीनिवास और जितेंद्र से मिलने आए हैं। एल्डर रविंद्र ने अभिलाष को भी पहाड़ी परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था जो उन्होंने कुछ दिनों पहले मयंक को बताया था, इसलिए ही अभिलाष मयंक के साथ यहाँ पर आया था। अभिलाष की बात सुनकर एक लड़का अपनी आवाज को थोड़ा भरी और कड़ा कराते हुए कहता है, हमें पता है कि तुम दोनों कौन हो, इसलिए तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो लड़का घूरते हुए मयंक को देखने लगता है और फिर उससे पूछता है, तुम्हारा नाम ही मयंक है ना? खुद से यूं अचानक से सवाल पूछे जाने पर मयंक हड़बड़ाते हुए उनको बताता है, जी मेरा नाम ही मयंक है। आखिर क्यों पूछ रहा था वो लड़का मयंक से उसका नाम? क्या चल रहा है आखिर उन सब के दिमाग में? मयंक और अभिलाष क्यों गए थे पहाड़ी परिवार के योद्धाओं से मिलने? आखिर कौन सा टेस्ट देना पड़ता है प्रतियोगिता खत्म हो जाने के बाद रैंक 11 से 20 वाली को?